It's on. So good morning. जय श्री कृष्ण. हाँ, બધાને હિન્દી ફાવશે because it's a live on the Facebook and the YouTube. તો હિન્દી ચાલશે તમને? ओके, अरे गुड गुड. सो मेरा नाम डॉक्टर उदेशा है और मैं बॉम्बे से आया हूँ. पिछले 25 साल से मेडिकल एंड स्पिरिचुअल रिसर्च कर रहा हूँ. तो आज वो 40 मिनट्स का एक प्रेजेंटेशन देने वाला हूँ कि हम अपनी हेल्थ एंड फिटनेस को कैसे अच्छी रख सकते हैं, राइट? बिकॉज हमने करीबन 3.5 लाख पेशेंट्स के ऊपर हमने रिसर्च किया है. टाटा हॉस्पिटल बॉम्बे में, आपको पता है, कैंसर स्पेशलिस्ट. मेरा बड़ा भाई यहाँ कार्डियोलॉजिस्ट है न्यू जर्सी में. मेरे भाभी भी एनेस्थेसियोलॉजिस्ट है 20 साल से यूएस में. वो लोग भी यहाँ रिसर्च कर रहे हैं. और मैं बॉम्बे में, लंदन, दुबई, सिंगापुर, 13 कंट्रीज में मैं रिसर्च कर रहा हूँ. ये मेरी सेकंड विजिट है यूएस में. और मैं आज चाहता हूँ कि आप सभी लोगों को हेल्थ की टिप्स दूं, फिटनेस के लिए टिप्स दूं. बिकॉज सभी लोगों को अच्छी हेल्थ चाहिए कि नहीं? सबको चाहिए. और क्यों चाहिए इसका सबसे बड़ा रीजन मैं आपको बताता हूँ. स्पेशली यूएस की बात कर रहा हूँ कि आप सभी को इंडिपेंडेंट रहना है. किसी को अपनी फैमिली पे डिपेंडेंसी नहीं चाहिए. एम आई राइट? बिकॉज आपके सारे फैमिली मेंबर्स बहुत बिजी हैं. आपके बच्चे, आपके ग्रैंडसन, ग्रैंड डॉटर, आपकी बहू, सारे जॉब करते हैं, सभी बिजी हैं. इंडिया में एक अच्छा है कि एक के साथ 2 लोग फ्री होते हैं, राइट? यूएस में कोई किसी के लिए फ्री नहीं होता. तो इसके लिए आपको फिटनेस की जरूरत है. ये जो प्रेजेंटेशन अभी मैं बताने जा रहा हूं, ये एम्स हॉस्पिटल ऋषिकेश का है, जहां पे मैंने बहुत सारा रिसर्च किया है. तो उसके आधार पे मैं आज आपको कुछ गाइड करूंगा. और बीच में अगर आपको कुछ क्वेश्चंस करने हैं तो प्लीज पूछिएगा मुझे, ठीक है? चलो हम आगे बढ़ते हैं. किसी को पता है ऑरा मतलब क्या? कोई बता सकता है? यहाँ पे ये जो शब्द लिखा है ऑरा, आभा मंडल, आभा मंडल है ना. आपने जैनों में सुना होगा लेशिया, है ना? लेशिया मतलब एक ऊर्जा होती है, राइट? हमने गुरुओं की, संतों की फोटो देखी है कि नहीं? उसके पीछे आभा मंडल होता है. तो ये रिसर्च किसी ने नहीं किया था इंडिया में. मैंने 2003 में लंदन जाके मैंने 3 साल पीएचडी की. और उसमें मुझे पता चला कि आभा मंडल से बाहर नहीं होता, ऊर्जा बाहर नहीं होती, ऊर्जा अंदर भी होती है. और आज आपको मैं इसी तरह से समझाऊंगा कि इस ऊर्जा को सकारात्मक कैसे करते हैं, पॉजिटिव कैसे करते हैं. बिकॉज हम मेडिकल साइंस में इम्यूनिटी कहते हैं, रोग प्रतिकार शक्ति कहते हैं, रेजिस्टेंस पावर कहते हैं. आपको डॉक्टर ने बताया कि नहीं? आपकी रोग प्रतिकार शक्ति अच्छी होनी चाहिए तो आपको कोविड नहीं होगा, बीमारी नहीं होगी, आपका रेजिस्टेंस पावर अच्छा चाहिए, राइट? स्पिरिचुअलिटी में, आध्यात्मिक शास्त्र में इसको ऑरा कहते हैं, आभा मंडल कहते हैं. ये हमको कभी किसी ने कनेक्शन नहीं बताया था, राइट? और पूरे कोविड में हमने ये समझ लिया कि जिसकी रोग प्रतिकार शक्ति अच्छी है उसको वायरस अटैक नहीं करते, राइट? आपको डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, कैंसर, अर्थराइटिस, अस्थमा, जितनी भी बड़ी बड़ी बीमारियां हैं, उसका एक ही कारण है कि आपका आभा मंडल ऑरा सिकड़ा हुआ है, श्रिंक हो गया है, आपका ऑरा नेगेटिव हो गया है. तो बाहर से बीमारी अंदर आने के चांसेस बढ़ जाते हैं. बैक्टीरिया, वायरस, पैरासाइट सब अंदर आते हैं. और इवन अंदर के भी जो हमारे फंक्शनल परसेंटेज है, जो पैरामीटर्स है, ब्लड प्रेशर है, शुगर लेवल है, कोलेस्ट्रॉल है, क्रिएटिनिन है, ये सब कम हो जाते हैं जब आपका आभा मंडल डिस्टर्ब हो जाता है. इज इट राइट? चलो थोड़ी एक अलग स्टडी करते हैं. ये फोटो सबको पता है किसकी है? हाँ, कृष्ण भगवान की है. यहाँ पे एक बहुत जबरदस्त काम हुआ था कि कृष्ण भगवान ने जब अर्जुन को युद्ध के लिए तैयार कर रहे थे, गीता का सार समझा रहे थे, तो उन्होंने एक ही काम किया. पहले ज्ञान बहुत दिया. तो कृष्ण अर्जुन ने ज्ञान तो ले लिया कृष्ण भगवान से, सब कुछ ले लिया ज्ञान. लास्ट में उन्होंने एक विनती की कृष्ण भगवान से कि मुझे आपका असली स्वरूप देखना है. आई वॉन्ट टू सी योर ओरिजिनलिटी, है ना? तब आपको पता है कृष्ण भगवान ने क्या किया? हाँ, नहीं वो तो है, लेकिन उसके पहले उन्होंने क्या किया? उन्होंने एक बात बताई अर्जुन को कि तुम मेरा ऐसा स्वरूप नहीं देख सकते हो, नॉर्मल आई से, आंखों से नहीं देख सकते हो, है ना? तो उन्होंने उनको शक्तिपात की. उसको एट्यूनमेंट कहते हैं, शक्तिपात कहते हैं. शक्तिपात का मतलब होता है
आग्नेय चक्र को खोलना, ये आग्नेय चक्र होती है, आपने देखी है कि नहीं, है ना, थर्ड आई, इसको कृष्ण भगवान ने अर्जुन की खोल दी। जैसे खोली तो इन्होंने इनका विराट स्वरूप देखा। समझ में आ रहा है कि नहीं, राइट? तो हम दो ही चीजें कर सकते हैं, एक तो हम ज्ञान ले सकते हैं, इंफॉर्मेशन नॉलेज ले सकते हैं, और दूसरा हम अपनी आज्ञा चक्र खोल सकते हैं। फिर आप ओम की चैंटिंग करो, स्वामीनारायण का स्मरण करो, कि आप ओम नमः शिवाय बोलो, जो भी आपको बोलना है, आपको ये आज्ञा चक्र खोलनी है। और आज हम ये प्रैक्टिकल करेंगे आज्ञा चक्र खोलने की, ताकि आपको आपका आभा मंडल दिखे। समझ में नहीं, हमें दूसरों की लाइफ को नहीं देखना कि वो इंसान अच्छा है, बुरा है, सही रास्ते पे है, भटका हुआ है, इसमें हमें इंटरेस्ट नहीं है। हमें अपनी आभा मंडल की स्कैनिंग करनी है, अपनी चेकिंग करनी है कि मेरा अंदर शुगर तो नहीं बढ़ गया, मेरा अंदर से प्रेशर तो नहीं बढ़ गया, मुझे अंदर कैंसर की गांठ तो नहीं हो गई। ये अंदर की इंट्यूशन पावर बढ़ानी है, अंदर का साइकिक पावर बढ़ाना है। क्योंकि बार बार आप मेडिकल चेकिंग नहीं कर सकते हो, कर सकते हो, है ना, बार बार तो नहीं, रोज तो शुगर लेवल चेक नहीं कर सकते हो ना। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये आज हम इसकी विधि देखेंगे कैसी है। अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूं। आपके अंदर दो चीजें हैं, एक है इलेक्ट्रिक और एक है मैग्नेटिक। दो चीजें आपके अंदर, आपके जो विचार है ना वो इलेक्ट्रिकल है, थॉट्स इलेक्ट्रिकल है। आपके जो भाव है ना, भाव, ये फीमेल स्पेशली मैं महिलाओं की बात कर रहा हूं, महिलाओं के अंदर 30% मैग्नेटिक एनर्जी ज्यादा है, पुरुषों के अंदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी ज्यादा है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो महिलाएं जो सोचती है ना वो आकर्षित करती है, वो अट्रैक्ट करती है, वो मैनिफेस्ट करती है। इसलिए घर में जब लड़की जन्म लेती है तो हम कहते हैं लक्ष्मी आ गई है, बहू आती है तो हम कहते हैं लक्ष्मी आ गई है करके। समझ में आ रहा है कि नहीं, राइट? तो महिलाओं का एक प्लस पॉइंट है कि शक्ति 30% मेल के करीब, मतलब कंपैरिजन में ज्यादा है, राइट? लेकिन एक माइनस पॉइंट है महिलाओं में कि अगर आप नेगेटिव भी सोचोगे ना तो वो भी मैनिफेस्ट होगा। आपके अंदर डर है, गुस्सा है, क्रोध है, या आपके अंदर ईर्ष्या है, या भय है, इनसिक्योरिटी है, तो वो भी मैनिफेस्ट होगा। तो मैं पिछले 25 साल से महिलाओं के ऊपर ज्यादा काम करता हूं, बिकॉज मेरी जब 12 साल की उम्र थी, मेरी मम्मी की डेथ हो गई, और आज तक पता नहीं चला कि उनकी 12 साल के, मतलब मैं 12 साल का था, वो 35 ईयर्स की थी, उनकी डेथ कैसे हो गई। बिकॉज डेथ सर्टिफिकेट पे बहुत सारे क्वेश्चन मार्क्स थे। तो मैं बहुत छोटा था, 7th स्टैंडर्ड में, तभी मैंने सोचा था मैं बड़ा होकर डॉक्टर बनूंगा, रिसर्च करूंगा महिलाओं के ऊपर, और उनको समझाऊंगा कि भाई क्यों बीमारियां होती है और कैसे हम बीमारियों से बच सकते हैं करके। समझ में कि नहीं? तो ये मेरा अपना एक व्यक्तिगत क्या कहते हैं, एक एम था, एक एम्बिशन था, एक मेरा मोटो था, एक मेरा मिशन था। और हम साई करुणा मिशन के नाम से ये एक मिशन चलाते हैं पिछले 25 साल से। तो ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी है ब्रह्मांड में और आपके अंदर, ये दोनों हमेशा 24/7 एनवायरमेंट के साथ एक्सचेंज होती है। आप जो विचार छोड़ते हो, जो तरंगे छोड़ते हो इस बाहर, वही तरंगे वापस आती है। जो भाव छोड़ते हो बाहर, वही भाव वापस आते हैं। जो थॉट्स छोड़ते हो इलेक्ट्रिकल, वही इलेक्ट्रिकल वापस आ जाते हैं। तो ये आपको एक चीज पता है कि कुदरत का नियम है, जो फेंकोगे वो वापस आएगा कि नहीं? आएगा कि नहीं, मुझे बताओ, आएगा? अभी आप है ना, महिलाएं समझो किसी के साथ भी चर्चा कर रहे हैं बीमारियों के बारे में, अपनी घर की समस्याओं के बारे में, बहू के बारे में, बच्चों के बारे में, जो भी समस्याएं आप डिस्कस कर रहे हो, आपको ये नहीं पता कि 10 टाइम्स वो वापस आपके घर में वापस आ रही है, आपके आभा मंडल में वो वापस चीजें आ रही है। तो आज के बाद किसी के साथ कोई अपने प्रॉब्लम डिस्कस मत करना, कभी मत करना, क्योंकि सामने वाला खुद अपने प्रॉब्लम में है। तो आप जब उनको बातें बोलते हो ना, तो वो अपने नेगेटिव ऑरा के साथ आपकी नेगेटिव ऑरा को मिक्स करके वो वापस हमें ही तथास्तु करते हैं, वापस हमें गिफ्ट। बिकॉज कुदरत का नियम है, जो जाएगा वो वापस आपके पास आएगा। इज इट राइट? तो आपको घुटने में दर्द है, आपके फैमिली में प्रॉब्लम है, आपका फाइनेंस का प्रॉब्लम है, पैसों का प्रॉब्लम है, रिलेशन का प्रॉब्लम है, प्लीज गलती से भी किसी के साथ डिस्कस मत कीजिएगा, कभी मत कीजिएगा। आपको डिस्कस करना है, आप अपने गुरु के साथ कीजिए, अपने भगवान के साथ कीजिए, अपने आप के साथ कीजिए, लेकिन दूसरे इंसान के साथ कभी ये डिस्कशन मत कीजिएगा। बिकॉज ये ब्रह्मांड की ऊर्जा है जो जाएगी, वेव्स वापस आएगी। ठीक है, इसके आगे देखते हैं ये साइंस कैसे है। ये साइंस ये कहता है
कि जो भी एनर्जी आप अंदर लेते हो बाहर से, ये अंदर उसको प्रोसेस करता है। जैसे अभी आप मुझे देख रहे हो कि नहीं, आईज से देख रहे हो, तो ये वेव्स अंदर जा रही है। आप मुझे कान से सुन रहे हो कि नहीं, तो ये ऑडिटरी तरंग के अंदर जा रही है। और जब हम कोई चीज देखते हैं, सुनते हैं या सुनते हैं, हम अंदर उसको प्रोसेस करते हैं, ब्रेन में उसका प्रोसेस होता है, राइट। अब आपके ब्रेन के अंदर अगर नेगेटिव विचार है पहले से ही, तो मेरी बात भी आपको नेगेटिव लगेगी। और अगर आपके दिमाग में, मस्तिष्क के अंदर पहले से पॉजिटिव चीजें हैं, तो बाहर से कोई नेगेटिव चीज भी आएगी ना, आप उसको पॉजिटिवली ले लोगे। आप बोलोगे नहीं, शायद ये मेरे लिए अच्छा ही होगा कुछ इसके पीछे। आप समझ में आ रहा है कि नहीं? तो दो चीजें हैं, एक तो बाहर से ऊर्जा को लेना आभा मंडल को, और एक अंदर प्रोसेस करना। दो चीजें हैं। बाहर से आई हुई चीज को हम रोक नहीं सकते, अंदर के प्रोसेस को हम रोक सकते हैं। समझ में कि नहीं? जो लोग धर्म ध्यान करते हैं ना, वो अंदर के प्रोसेस को पॉजिटिव करते हैं। अगर बाहर से कुछ नेगेटिव भी आता है ना, वो उसको पॉजिटिवली ले लेते हैं। लेकिन ऐसे बहुत कम होता है। हम पहले बाहर से नेगेटिव चीजें आती है, हम अपनी अंदर की नेगेटिव को ऐड करते और फ्यूल टू फायर होता है। अब डबल नेगेटिविटी हो गई। आप समझ में आ रहा है कि नहीं? तो कभी कोई चीज अगर बाहर से आ रही है, उसको नेगेटिव, अरे कोरोना बढ़ गया, अरे उसकी डेथ हो गई, अरे उसका जॉब चला गया, अरे उसको हार्ट अटैक आ गया, अरे उसको वो कोमा में चला गया। ऐसी बाहर से जो भी बातें सुनाई देती है ना, आपको मैसेजेस आते हैं लोगों के, फैमिली के, प्लीज उसको अंदर नेगेटिवली मत लेना। बिकॉज अब मैं आपको साइंस समझाता हूं। क्या होता है, हमारे ब्रेन के अंदर न्यूरो ट्रांसमिशंस है, सारे सिग्नल्स जाते हैं नीचे, किडनी में, हार्ट में, लंग्स में, लिवर में, हार्मोन्स में, थायराइड में, पिट्यूटरी में, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, सारे सिग्नल्स नीचे जाते हैं। डाइजेशन के लिए सिग्नल जाते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल के लिए सिग्नल नीचे जाते हैं। तो यहां अगर नेगेटिविटी है ना, तो गलत सिग्नल नीचे जाएंगे, तो गलत बीमारी बाहर आएगी। आप समझ में आ रहा है? तो जिम्मेवार कौन है कोई भी बीमारी का? पैरालिसिस है या अर्थराइटिस है, अस्थमा है, हम खुद है। बिकॉज हमने गलत सिग्नल हमारे ब्रेन से हमारी बॉडी में दिया है। तो आप ही जिम्मेवार हो। फिर आप क्या करते हो, जब ये बीमारियां होती है ना, आप क्या करते हो, आप नॉर्मली मेडिकल चेकिंग करते हो कि नहीं? ब्लड चेकिंग करते हो, एक्सरे, सीटी स्कैन, एमआरआई, सोनोग्राफी, ये सारी चेकिंग करते हो। इससे आपकी बीमारी का निदान होता है, बीमारी का डायग्नोसिस होता है। तो डॉक्टर क्या कहता है, फर्स्ट स्टेज का कैंसर है, डायबिटीज टाइप 1 है, टाइप 2 है, समझ में है कि नहीं, इसको ब्रोंकियल अस्थमा है, इसको निमोनिया है। ये अभी इन्वेस्टिगेशन हो गया, डायग्नोसिस हो गया। लेकिन एक चीज आपको मैं समझाऊं, हमें बीमारी का सिर्फ निदान नहीं करना है, डायग्नोसिस नहीं करना है, हमें कॉज निकालना है, कारण निकालना है कि ये मुझे बीमारी क्यों हुई। जो घर पे सारे लोग खाना खाते हैं, मैं भी वही खाना खाती हूँ। जो घर के वास्तु में मैं रहती हूँ, वही वास्तु मुझे भी लगता है। तो फिर मुझे बीमारी क्यों है, दूसरे को बीमारी क्यों नहीं है? तो उसके लिए ये सारे प्री इन्वेस्टिगेशन है, कॉज निकालने वाले ये सब साधन है। ये मेडिकल हॉस्पिटल्स में आपको कभी नहीं मिलेंगे। इसको ऑरा फोटोग्राफी कहते हैं, आभा मंडल की इन्वेस्टिगेशन कहते हैं। समझ में आ गया कि नहीं? तो हमें दो काम क्या करने हैं, बीमारी का डायग्नोसिस करना है और उसके कारण का डायग्नोसिस करना है। तो अभी मुझे बताइए, बीमारी को निकालनी है कि उसके कारण को निकालना है? हाँ, कारण को निकालना है, बीमारी को नहीं निकालना है, इफेक्ट को नहीं निकालना है, कॉज को निकालना है। समझ में आ रहा है कि नहीं? आपके घर में चींटी आई ना, चींटियां आती है, आपको चींटियों को नहीं निकालना है, आपको घर की साफ सफाई करनी है, तो चींटी खुद गायब हो जाएगी। समझ में आ रहा है कि नहीं? अब कारण क्या है, ये हम आगे देखेंगे कि बीमारी के कारण क्या है। यहाँ तो ये अलग अलग मैंने सारे अमेरिका में, लंदन में, सिंगापुर में, ये सब जर्मनी में अलग अलग मैंने साधन इस्तेमाल कर लिए हैं। अब मैं आपको बीमारियों के कारण बताता हूं। हमारे बीमारी के पहला कारण है जो मैंने आपको बताया, हमारी सोच, थॉट, विचार। एक दिन में 60,000 थॉट्स आते हैं। कितने आते हैं? 60,000 विचार एक दिन के अंदर आते हैं। कैलिफोर्निया की साइकोलॉजिकल इंस्टीट्यूशन ने यह बताया है। और उसमें 90% नकारात्मक विचार होते हैं अपने। 54,000 नेगेटिव थॉट्स होते हैं रोज। आप नहीं भी सोचोगे ना, तो भी वो नेगेटिव थॉट्स आएंगे। बचपन में आपको किसी ने परेशान किया, अभी आपको किसी ने परेशान किया, या 10 साल पहले किसी ने आपको परेशान किया, वो विचार आज भी आपके अंदर चल ही रहे हैं, आपने उसको बंद ही नहीं किया। उस इंसान का कभी भी विचार आता है ना, उसके साथ वो सारी घटना भी याद आ जाती है। आती है कि नहीं? मुझे इंसल्ट किया, मुझे नहीं बुलाया, मुझे शादी में नहीं बुलाया,
है ना, मैंने इतने उसके लिए किया और मुझे उसने कभी इंपॉर्टेंस नहीं दिया, मुझे प्यार नहीं दिया, ये सारे विचार आपके अंदर आते हैं करके। तो ये पहला कारण है, थॉट्स पहला कारण है, विचार अपने पहले कारण है, जो नकारात्मक 90% है 60,000 के अंदर से। दूसरा कारण बीमारी का क्या है, मैग्नेटिक, मतलब इमोशंस। हम जो भी भाव जिसके लिए जैसे रखते हैं ना, वो हमारे बीमारी का कारण होता है। सामने वाले को कोई फर्क नहीं पड़ता, आप सामने वाले को बद्दुआ भी दोगे ना, उसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आपकी बहू आपको परेशान करेगी, आप उसको कर्ज करोगे, बद्दुआ दोगे, उसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन आपको बीमारी जरूर हो जाएगी, क्योंकि मैग्नेट अंदर है, चुंबक अंदर है, तरंगे अंदर है, वेव्स अंदर जा रही है, न्यूरो ट्रांसमिशन अंदर जा रहा है। तो ये आपके है ना, ये चक्र है, चक्र केंद्र पता है, प्राण प्रतिष्ठा सुनी है कि नहीं आपने, मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा होती है ना, चाहे वो स्वामी नारायण है या कोई भी महावीर की मूर्ति है या गणेश की मूर्ति है या हनुमान जी की मूर्ति है, तो उसकी प्राण प्रतिष्ठा होती है, राइट। हमारे शरीर के अंदर ऐसे एनर्जी चक्र होते हैं, एनर्जी केंद्र होते हैं, स्पिनिंग होते हैं, घूमते रहते हैं, अलग अलग स्पीड में घूमते रहते हैं। ये अलग स्पीड में घूम रहा है हार्ट चक्र, ये थ्रोट चक्र अलग घूम रहा है, यहाँ पे अलग चक्र घूम रहा है। ये चक्र के आगे ग्रंथियां होती है, हार्मोन्स होते हैं, यहाँ थायराइड होता है। महिलाओं को ज्यादा थायराइड होता है कि नहीं, क्यों होता है, क्योंकि मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है, पुरुष महिलाओं को बोलने नहीं देते इस सोसाइटी में, तो यहां बातें रह जाती है, समझ में कि नहीं। मतलब बचपन से बोला जाता है तू लड़की है, तू चुप बैठ, तुझे बोलना नहीं है, क्योंकि कल तुझे ससुराल जाना है, समझ में कि नहीं। हम भी अपनी मेल घर में जो भी लड़कियां होती है उनको यही बोलते हैं बड़े लोग, कि नहीं तुझे नहीं बोलना चाहिए, बड़े लोग को बुरा लग जाएगा करके, एक्सप्रेस करने नहीं देते। और जब एक्सप्रेस करने नहीं देते ना, तो ये जो चक्र है ना, थ्रोट चक्र, ये चक्र वीक हो जाता है। जब ये वीक होता है तो हाइपोथायराइड क्रिएट होता है। जब ये चक्र, हार्ट का चक्र वीक होता है तो ब्लड प्रेशर या अस्थमा हो जाता है। ये चक्र वीक हो जाता है तो इंसोमिनिया हो जाता है, नींद नहीं आती है, डिप्रेशन हो जाती है, एंजाइटी हो जाती है। ये मणिपुर चक्र, पेट का चक्र वीक हो जाता है तो पहले एसिडिटी होती है, उसको अगर आप दबाते हो तो अल्सर होता है, अल्सर को दबाते हो तो कैंसर हो जाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं। कुछ लोगों को कब्ज होता है, कॉन्स्टिपेशन होता है, कुछ लोगों को गैस हो जाता है, कुछ लोगों को डायबिटीज हो जाता है, कुछ लोगों को लिवर सिरोसिस हो जाता है, लिवर में फैट जमा हो जाता है, समझ में, क्योंकि ये चक्र स्लो घूम रहा है। तो जो खाना आपका आधे घंटे में पचना चाहिए ना, 3-4 घंटे लगते हैं पचने के लिए, और उसमें भी 100% पचता नहीं है, 20-30% वो खाना रह जाता है, उसका एसिडिटी बनती है, उसकी गैस बनती है, और उसका ही अल्सर और कैंसर बन जाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो ये चक्र सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एक ये मणिपुर चक्र और ये आग्नेय चक्र, यहां से विचार आते हैं, यहाँ हमारा खाना जाता है। ये दो चक्र आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, समझ में आ रहा है कि नहीं। रावण का ये चक्र बहुत पावरफुल था, सोलर प्लेक्सेस, तो राम ने उसको यहां मारा, तब मरा कि नहीं, समझ में आ रहा है। तो साइंस का रिसर्च है ये, कि यहाँ पे चक्र अकेला नहीं है, इसको मणिपुर कहते हैं। मणि का मतलब क्या, डायमंड, ये डायमंड है ना, डायमंड, डायमंड को क्या कहते हैं, हीरा, हीरा कहते हैं, राइट। तो यहाँ पे हीरा है, इसके अंदर 63 चक्रस है, बाकी सब चक्र अकेले हैं, सिर्फ यहाँ पे 63 चक्रस है। हम बोलते हैं ना, गट फीलिंग है, करेज है, पावर है, पैशन है, फायर है, काम करने की ताकत यहाँ होती है। जैसे एज जाती है ना, 45 एज के बाद हमारा ये चक्र वीक हो जाता है, हमारे अंदर काम करने की ताकत नहीं रहती है जो पहले रहती थी। आप समझ में आ रहा है। यहाँ पाचन क्रिया वीक हो जाती है, पाचन रस गॉल ब्लैडर में वीक हो जाता है। तो पहले जो खाना खाते थे उसके कंपैरिजन में अभी सिर्फ आपको 40% खाना खाना है। ऐसे मत सोचो पहले मैं 4 रोटी खाती थी तो अभी भी मुझे 4 रोटी खानी है, चपाती खानी है, ऐसा नहीं। 40% आपका डाइट होना चाहिए अभी, क्योंकि ये मणिपुर चक्र आपका वीक हो गया है करके। और हम खाते इतना ही है, पचता नहीं है, फिर डायबिटीज, अल्सर, एसिडिटी, ये सब होने वाली है आपका। आप समझ में आ रहा है कि नहीं, ये चक्र कितना इंपॉर्टेंट है। उसके नीचे हमारा ये सैक्रल चक्र आता है, ये वाला सैक्रल चक्र को सेक्स चक्र भी कहते हैं, सैक्रल चक्र को हम वाटर चक्र भी कहते हैं, पानी भी कहते हैं। तो जिसका ये इमोशनल चक्र वीक है, सैक्रल चक्र वीक है ना, उसको ओवरी का कैंसर होता है, फैलोपियन ट्यूब का प्रॉब्लम हो जाता है, या उसको किडनी का प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, किडनी पे डायलिसिस करना पड़ता है, क्रिएटिनिन बढ़ जाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो उसको ये सैक्रल चक्र पे ज्यादा
ठीक करना पड़ेगा, कॉज निकालना पड़ेगा। गिल्ट होता है ना, गिल्ट, अरे मैंने क्यों ऐसे किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो जब गिल्ट होता है ना तो सैक्रल चक्र खराब हो जाता है। तो हमारे पैर में सूजन आती है। कितने लोग को पैर में सूजन है? बहुत सारे लोगों को पैर में सूजन है। ये इस चक्र के वजह से, सैक्रल चक्र के वजह से। हमको इसलिए डायलिसिस करवाना पड़ता है, पानी में से कचरा निकालने के लिए, किडनी में से कचरा निकालने के लिए। तो इलाज मैं बाद में बताऊंगा, पहले सिर्फ मैं आपको बीमारियों के कारण बताता हूं, ठीक है? लास्ट में मैं आपको सब बीमारियों का इलाज बताऊंगा कि हम अपनी बीमारियों का इलाज कैसे कर सकते हैं। मैं आपकी यहाँ दवाई बंद करने नहीं आया हूं, मैं कोई आपके डॉक्टर की जगह लेने के लिए नहीं आया हूं। आप जो दवाई ले रहे हो वो लेते जाइए, जो डॉक्टर के पास आप फॉलो कर रहे हैं वो कीजिए। उसके साथ मैं आपको कुछ नेचुरल ट्रीटमेंट बताऊंगा, वो जब आप करोगे ना तो आपको बहुत मजा आएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? अब लास्टली ये जो चक्र है रूट चक्र कहते हैं, मूलाधार चक्र। मूलाधार, मूलाधार का मतलब है, संस्कृत में मूलाधार क्यों कहते हैं? मूल का मतलब बच्चा, मराठी में ना, बॉम्बे में, महाराष्ट्र में मूल कहते हैं, मूल मतलब मुलगा, है ना, उसका आधार। तो हर इंसान का आधार मूलाधार चक्र है। आपका ये जो क्या कहते हैं, ये जो प्रॉपर्टी है, इसके नीचे कुछ फाउंडेशन डाला होगा कि नहीं? फाउंडेशन डाला है ना, तभी ये जमीन स्थिर है कि नहीं? लेकिन नीचे से फाउंडेशन निकालेंगे तो ये जमीन अस्थिर हो जाएगी कि नहीं? आप सभी का ये मूलाधार चक्र ना 45-50 एज के बाद ये मूलाधार चक्र कमजोर हो जाता है। अब ये चक्र क्या करता है मैं आपको बताता हूं। ये चक्र हड्डियों से रिलेटेड है, बोन से रिलेटेड है। ये चक्र आपका ब्लड के रिलेटेड है, आपकी ब्लड केमिस्ट्री पैरामीटर, मतलब क्या कहते हैं, शुगर लेवल है, या आपका ब्लड प्रेशर है, या आपके जितने भी ब्लड की जो केमिकल रसायन है ना, ये सारा ये मूलाधार चक्र पे डिपेंड होता है। इसलिए यूट्रस निकालना पड़ता है, यूट्रस में फाइब्रॉइड हो जाता है जब ये मूलाधार चक्र वीक हो जाता है। इसलिए अर्थराइटिस का प्रॉब्लम होता है, जॉइंट्स का प्रॉब्लम होता है जब ये मूलाधार चक्र वीक हो जाता है। इसलिए ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोमलेशिया हो जाता है जब ये मूलाधार चक्र वीक हो जाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो हमारे जो पूर्वज थे ना, हमारे नाना नानी, दादा दादी, उन लोगों के ये मूलाधार चक्र बहुत पावरफुल थे। क्यों पता है? क्यों पता है? क्योंकि वो लोग हाथ से काम करते थे, कपड़े हाथ से धोते थे, बर्तन हाथ से धोते थे, झाड़ू पोछा हाथ से लगाते थे। तो उनका मूला खेतों में काम करते थे, एग्रीकल्चर काम करते थे, पैदल बहुत चलते थे, व्हीकल से नहीं चलते थे। तो उनका मूलाधार चक्र बहुत पावरफुल था। समझ में आ रहा है? मेरी दादी 102 उम्र तक वो एकदम ठीक थी। 102 उम्र में वो चली गई, सुबह 8 बजे बोला आज मैं जा रही हूँ, और रात को 8 बजे वो चली गई, लेकिन कोई बीमारी नहीं, बिकॉज उसका मूलाधार चक्र बहुत जबरदस्त था। मेरे नाना जी 88 की उम्र तक वो बराबर थे। ऐसा है, क्योंकि उनका मूलाधार चक्र बहुत अच्छा था। आजकल जो अपने बच्चे कमजोर है ना, क्यों कमजोर है? क्योंकि प्रेगनेंसी में आजकल जो अपने बहुएं हैं, बेटियां हैं, वो जंक फूड खाती है ना, रेडीमेड फूड पैकेट्स खाती है। तो इसके वजह से इस मूलाधार चक्र में वीक होता है, मिस कैरेजेस ज्यादा होते हैं, फिजिकली हैंडीकैप बच्चे ज्यादा बॉर्न होते हैं जब प्रेगनेंसी में ये मूलाधार चक्र वीक है करके। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो जो हमारी 9 महीने की प्रेगनेंसी होती है ना महिलाओं में, उसमें ये 9 चक्र, 7 चक्र ये और 2 चक्र हाथ के, ये 9 चक्र से 9 महीने की प्रेगनेंसी डिसाइड होती है। अब जिस महिला के अंदर ये चक्र कमजोर है तो उसका बच्चा मेंटली रिटार्डेड बॉर्न होता है। जिस महिला के अंदर मूलाधार चक्र कमजोर है तो उसका बच्चा हैंडीकैप बॉर्न होता है। अब समझ में आ रहा है? प्री मैच्योर्ड भी बॉर्न होता है ना, 7वें महीने भी हम कहते हैं ना, 7 महीने में बच्चा जन्म लिया। क्यों? क्योंकि उसका ये चक्र वीक है, तो उसके हड्डियां कमजोर है, बच्चे का वेट कम है। समझ में आ रहा है? तो अभी क्या होता है, विटामिन की गोलियां, आयरन की गोलियां, कैप्सूल्स, बी कॉम्प्लेक्स सब बाहर से खाना पड़ता है। पहले बाहर से खाना नहीं पड़ता था, हमारे खुराक के अंदर ही था, है ना। हमारा खुराक सात्विक था, सिंपल फूड था, इसलिए हमें कोई बीमारियां नहीं होती थी। अभी आप जो खाना खाते हो ना, इसमें कहां गड़बड़ है मैं आपको समझाता हूं। आप दाल चावल खाते हो कि नहीं? दाल चावल खाते हो। अब आपको ये नहीं पता, दाल में प्रोटीन होता है, चावल में आपका कार्बोहाइड्रेट होता है। कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन कभी साथ में नहीं खाना चाहिए। क्यों? कार्बोहाइड्रेट को, स्टार्च को पचने के लिए आधा घंटा लगता है, प्रोटीन को पचने के लिए 4 घंटे लगते हैं।
जब आप दोनों को मिक्स करते हो ना, दाल और चावल को, तो 6 घंटे लगते हैं पचने को। उस 6 घंटे में बहुत सारी एसिडिटी क्रिएट हो जाती है, तो आपके खून में एसिड बढ़ जाता है, आपका प्रेशर बढ़ जाता है, आपकी जो नसें होती है ना वो कड़क होने लगती है, तभी आपको डेपिन नेपिन ये सारी मेडिसिन खानी पड़ती है, वेसोडाइलेटर मेडिसिन लेनी पड़ती है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ऐसा कोई खाना मत खाइए जिससे आपका खून की विस्कोसिटी बढ़ जाए, जो थिकनेस बढ़ जाए, जिसके अंदर एसिड बढ़ जाए। आप लोग को पता नहीं है, आपकी पूरी बॉडी जो चल रही है ना, वो सिर्फ पीएच लेवल की वजह से चल रही है। पीएच लेवल पता है किसको? पीएच लेवल मतलब हमारा एसिड लेवल 7.4 होता है। हमारा बॉडी के अंदर जो एसिड होना चाहिए खून के अंदर 7.4 होना चाहिए। लेकिन आप जो ये बाहर का खाना खाते हो ना, रेडीमेड फूड खाते हो, एसिड बढ़ जाता है, पीएच लेवल बढ़ जाता है, एसिडिक हो जाता है। तो इसलिए क्या होता है, अंदर की चीजें जल जाती है, आपकी नसें जल जाती है, आपका खून जल जाता है, आपकी रोग प्रतिकार शक्ति इम्यूनिटी कम हो जाती है, डब्ल्यूबीसी कम हो जाता है, आरबीसी कम हो जाता है, प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं, लिम्फोसाइट्स कम हो जाते हैं, न्यूट्रोफाइल्स कम हो जाते हैं, बिकॉज अंदर आपका खुराक ही ऐसे जा रहा है। तो करना क्या चाहिए आपको? आपको कच्चा खुराक ज्यादा खाना चाहिए, फाइबर इंटेक ज्यादा लेना चाहिए। गैस पे जितना पकाओगे या माइक्रोवेव में जितने खाने को डालोगे ना, वो जल जाता है, कार्बन बच जाता है। कार्बन वाला फूड खाओगे तो आपका ये मूलाधार चक्र वीक हो जाएगा, मणिपुर चक्र वीक हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? इनटेक को पॉजिटिव करना है। इनटेक हमारे पास दो ही है, एक विचार है और दूसरा खाना है। दो ही इनटेक है हमारे अंदर, और विचारों से भावनाएं बनती है, इमोशंस बनते हैं। तो विचार शुद्ध रहेंगे तो भाव भी अच्छे रहेंगे। आप समझ आ रहे हैं? राइट। और खुराक भी अगर हल्का होगा, सात्विक होगा, तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई बीमारी हो सकती है। आपको लेग्जेटिव फूड ज्यादा खाना, जिसमें रेसे होती है ना, पालक, गाजर, बीट, गोभी, फाइबर इंटेक ज्यादा चाहिए आपके अंदर। तो क्या होता है कि हमारी जो आंतड़ी है ना 7.2 मीटर की है। कितनी है? 7.2 मीटर की आंतड़ी है, इंटेस्टाइन है। और हमारी जबान है ना 1.5 इंच की है। जबान को 1.5 इंच की जबान को खुश करने के लिए 7.2 मीटर की आंतड़ी को खराब कर रहे हैं। आप समझ में आ रहे हैं? स्वाद किधर आएगा? जीभ में आएगा। उसके बाद अंदर कोई स्वाद आएगा? गुलाब जामुन का या किसका भी स्वाद आएगा? नहीं आएगा। तो यही प्रॉब्लम है हम सबसे, कि हम स्वाद के लिए खाते हैं, शरीर के लिए नहीं खाते। समझ में आ रहा है? इसलिए हमारा वजन बढ़ रहा है, हमारे मतलब घुटने कमजोर हो रहे हैं, हमारे जॉइंट्स, कमर का दर्द हो रहा है, हमारी सूजन बढ़ रहे हैं, स्वेलिंग बढ़ रही है। क्यों? क्योंकि इनटेक ही गलत है। जब तक आप काम करते थे ना, तब तक आपको गलत विचार भी कम आते थे, बिकॉज आप बिजी रहते थे। अब आप खाली हो तो विचार ज्यादा आ रहे हैं। बोलते ना, खाली दिमाग शैतान का घर, बोलते कि नहीं? है ना? तो तो क्या होता है, आपको भी खाली नहीं रहना है। मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि आपको माइंड को कैसे ऑक्यूपाई करना है। तो खाने के बारे में समझ गए, राइट? दूसरी बात मैं कहता हूं कि हमने 15-20 साल दूध के ऊपर बहुत रिसर्च किया, मिल्क के ऊपर हमने बहुत रिसर्च किया। हमारी बुक भी है, मिल्क इज अ साइलेंट किलर, इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी आप पढ़ सकते हो करके, राइट? उसमें यह पता चला है कि 5, 7, 10 साल के बाद किसी भी बच्चे को दूध की जरूरत नहीं होती। क्यों नहीं होती, मैं आपको समझाता हूं। क्योंकि जब जरूरत थी तो उसने माँ का दूध पी लिया, तो उसके लिए इनफ हो गया। उसके लिए गाय का जो दूध होता है या भैंस का होता है, या यहाँ पे आपको जो टेट्रा पैक मिलता है, ये आपके शरीर के लिए नहीं बना। आपको प्रोटीन चाहिए 2 ग्राम, और दूध में होता है प्रोटीन 40 ग्राम। तो 38 ग्राम प्रोटीन आपकी बॉडी में जितना ज्यादा जाएगा ना, बॉडी में से कैल्शियम बाहर निकलता है। क्योंकि प्रोटीन और कैल्शियम एक साथ कभी शरीर में साथ में नहीं रह सकते। प्रोटीन अंदर लोगे, कैल्शियम बाहर आएगा, तो आपकी हड्डियां कमजोर होती है। हम डॉक्टर गलत सलाह देते हैं ओल्ड एज में कि आप प्लीज दूध पिएगा, बोलते कि नहीं? हम इसलिए कहते हैं क्योंकि हम वेस्टर्न कॉन्सेप्ट को फॉलो कर रहे हैं। लेकिन आपको दूध की एक्चुअली जरूरत नहीं है। दूध किसको लेना चाहिए? जो फिजिकल एक्सरसाइज बहुत करता है, जो चलना फिरना जिसका बहुत है, जो एक्टिव बहुत है। जो लोग घर पे बैठे सेडेंटरी लाइफ जी रहे हैं, जो हाउस वाइफ है, उनको दूध की आइटम्स नहीं लेनी चाहिए। इज इट क्लियर? समझ में आ रहा है? आप जब दूध बंद करोगे ना, 50% आपकी बीमारी ऐसी ठीक हो जाएगी। कारण निकाल दो, बीमारी निकल जाएगी। बीमारी को निकालने की कोशिश प्लीज मत कीजिएगा। कारण निकालो कि क्या कारण है जिसके वजह से मुझे ये बीमारी है। समझ में आ रहा है कि नहीं? राइट? थोड़ा और आगे जाते हैं। अब
बढ़ते हैं ये आभा मंडल की तरफ। आभा मंडल का मतलब है कि हमारी ऊर्जा कैसी है। हमें कुछ लोग अच्छे मिलते हैं और कुछ लोग जिंदगी में बुरे मिलते हैं, मिलते कि नहीं? अच्छे भी इसलिए मिलते हैं क्योंकि हमारी अंदर ऊर्जा अच्छी होती है, और बुरे इसलिए मिलते हैं हमें क्योंकि हमारे कर्म बुरे बुरे होते हैं। मानते हो कि नहीं? तो जब अपने कर्म को पॉजिटिव करोगे तो अच्छे लोग मिलेंगे कि नहीं? अच्छे गुरु मिलेंगे, अच्छी टीचर मिलेगी, है ना, अच्छे डॉक्टर्स मिलेंगे, अच्छे ज्योतिष शास्त्र वाले मिलेंगे, अच्छे फ्रेंड्स मिलेंगे, अच्छे नेबर्स मिलेंगे, अच्छा जॉब मिलेगा, अच्छा बिजनेस मिलेगा, अच्छे क्लाइंट मिलेंगे। लेकिन जब आपकी ये आभा मंडल ही नेगेटिव है ना, अंदर की ऊर्जा नेगेटिव है, तो ये कुदरत का नियम है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वैसे ही खींचेंगे हम। समझ में आ रहा है? हाँ? जब चोर चोरी करता है तो कहां जाता है? पकड़ने के बाद कहां जाता है? जेल में जाता है। और जेल में क्या कौन से लोग होते हैं? क्रिमिनल, वैसे ही लोग होते हैं, है ना। मतलब उसकी सोच ने उससे क्राइम करवाया, चोरी करवाई, और उसके बाद पहुंचता कहां पे है? जेल में। आप लोग जब अपने शरीर में बीमारी पैदा करते हो तो आप कहां पहुंचते हो? हॉस्पिटल में। हाँ, आप समझ में आ रहे हैं कि नहीं? कहां पहुंचते हो? क्यों क्यों आप हॉस्पिटल में पहुंचते हो? क्योंकि आपने कुदरत के नियमों का उल्लंघन किया, आपने लॉ ऑफ नेचर को तोड़ा है, कुदरत के कानून को तोड़ा है। हमें कहीं पे भी कुदरत के नियम शरीर के बारे में नहीं बताया गया है, ना बाइबल में बताया, ना कुरान में बताया, ना भगवत गीता में बताया है। इसलिए हम धार्मिक है, लेकिन हम शरीर के बारे में कुछ नहीं जानते। समझ में आ रहे कि नहीं? अगर मैं आपको पूछूं आपकी किडनी कौन से साइड है, लिवर कौन से साइड है, स्मॉल इंटेस्टाइन किधर है, लार्ज इंटेस्टाइन किधर है, आप बता पाओगे? नहीं बता पाएंगे। देखो, इतनी उम्र होने के बाद शरीर के साथ जी तो रहे, लेकिन शरीर के बारे में नहीं पता। लेकिन दूसरों के बहू के बारे में आपको पता है, दूसरों के चक्करों के बारे में आपको सब पता है, किसका चक्कर किसके साथ चल रहा है। समझ में है कि नहीं? किसको कितने पे का पैकेज है, किसका भी जॉब चला गया, ये सब आपको पता है। बाहर की न्यूज आपको सब पता है। आप अमेरिका में रह रहे हो, लेकिन इंडिया की सारी न्यूज आपको पता है कि अभी केदारनाथ में वहां कितना बर्फ पड़ रहा है, ये सब आपको पता है। तो आज के बाद सबसे पहले ये नियम बनाइएगा कि बाहर के सारे इंफॉर्मेशन को कट कीजिएगा अपनी लाइफ से, सब कट कीजिए, वो आपको कुछ काम में नहीं आने वाली। आपको जितना भी समय एक्स्ट्रा मिलता है ना, आप यूट्यूब पे ना हेल्थ के ऊपर आप टॉक सुनना। मैं ऐसे नहीं कह रहा हूं मेरे सुनिए, डॉक्टर उदेशा टाइप कीजिए, ऐसा नहीं है। आप रामदेव बाबा का सुनिए, आप मोजी का सुनिए, सदगुरु का सुनिए, उसी उसी टॉक को सुनिए। न्यूज चैनल मत देखिएगा, टीवी सीरियल्स मत देखिएगा, क्योंकि वही तरंगे अंदर जाती है, वही विचार अंदर जाते हैं। वैसा ही खुराक आपका, ऐसा जैसा मन वैसा अन्न कहते हैं कि नहीं, और जैसा अन्न वैसा मन, देखो दोनों सेम है। इट्स वाइस एंड वर्सा। आपका मन नेगेटिव है ना, आजकल के बच्चे देखा दिन भर मोबाइल खेलते कि नहीं? मोबाइल पे क्यों खेलते हैं? क्योंकि मन उनका बीटा फ्रीक्वेंसी का है, तरंग के अंदर बहुत स्ट्रेस वाली है, टेंशन वाली है। तो वो सब जंक फूड खाएंगे और पूरा दिन वीडियो गेम खेलेंगे, शांति से नहीं बैठ पाएंगे। बैठ पाएंगे? नहीं बैठ पाएंगे। आप भी शांति से नहीं बैठ पा रहे हो, आपको भी कोई कंपनी चाहिए कि नहीं? हर बार आप किसको बोलते हो, वॉक भी करना है मेरे साथ चलो, कुछ भी करना है मेरे साथ चलो। अकेला आपको अपने साथ रहने से डर लग रहा है। और आज की सबसे पहली ट्रीटमेंट मैं अभी आपको बताता हूं। सबसे फर्स्ट ट्रीटमेंट क्या है? खुद के साथ समय बिताना। मैं सुबह 3:15 बजे उठता हूं पिछले 22 साल से, और 6:30 बजे तक खुद के साथ रहता हूं। 3 साढ़े 3 घंटा खुद के साथ रहता हूं। उसके बाद मैं अपना सब काम करता हूं। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो आपको क्या करना है? क्या करना है? खुद के साथ रहना है। ये फर्स्ट ट्रीटमेंट है। जब आप खुद के साथ रहोगे ना, तो क्या होगा अभी मैं आपको बताता हूं कैसा आपका इलाज होगा। आपको अपने भाव का पता चलेगा, आपको अपने विचारों के बारे में पता चलेगा, आपके अपने थॉट्स के डिजायर्स के बारे में पता चलेगा। मेरे अंदर इच्छाएं क्या बाकी है, अपने बारे में, अपने बच्चों के बारे में क्या क्या इच्छाएं हैं, ये सब आपको अपने बारे में नॉलेज मिलेगी। बाहर की दुनिया का नॉलेज इंफॉर्मेशन आपको काम में नहीं आएगा, आपको अपनी नॉलेज में काम में आएगी। समझ में आ रहा है कि नहीं? आपका ब्लड रिपोर्ट भी जब करवाते हैं ना, ब्लड टेस्ट करवाते हैं, आपको समझ में ही नहीं आता मेरे रिपोर्ट में क्या है। आप डॉक्टर के पास जाते हो कि नहीं? मतलब ब्लड आपका, रिपोर्ट्स आपके,
लेकिन डायग्नोसिस वो कर रहा है, निदान वो कर रहा है। क्यों? क्योंकि आपको नॉलेज ही नहीं है अपने शरीर के बारे में। आपको यही नहीं पता कि शुगर लेवल कितना होना चाहिए, ब्लड प्रेशर कितना होना चाहिए, क्रिएटिनिन कितना होना चाहिए, इलेक्ट्रोलाइट सोडियम पोटेशियम कितना होना चाहिए, लिपिड प्रोफाइल कितना होना चाहिए। आपको कुछ नहीं पता अपनी नॉलेज के, लेकिन दुनिया की नॉलेज है आपको। क्या फायदा ये लाइफ का? तो ये आभा मंडल है, ऑरा है, जिसमें आपको अपनी नॉलेज गेन करनी है। समझ में आ रहा है कि नहीं? हमें अपनी आभा मंडल की स्टडी करनी है। तो अपनी आभा मंडल की स्टडी कैसे करनी है कि जब आप अपने साथ रहोगे ना, आपको पता चलेगा कि आपका आभा मंडल पॉजिटिव है या आपका आभा मंडल नेगेटिव है। ये आपको पता चलेगा। आपका ऑरा पॉजिटिव है या आपका ऑरा नेगेटिव है, ये आपको पता चलेगा। अगर वो नेगेटिव है, अगर ये ऐसा ब्लैक कलर का ऑरा है, काला है, लाल है, तो आप अपने आप से पूछिएगा कि ऐसा क्या है कि जिसके वजह से मेरा ये आभा मंडल खराब हो गया है। मेरे ऐसे कौन से विचार है, मेरे कौन से ऐसे गलत भाव है ना? बिकॉज कुछ तो आपके साथ गलत घटनाएं हुई है कि नहीं जीवन में, कुछ तो घटना गलत हुई है कि नहीं, राइट? अब आप उसी के बारे में सोचते जाओगे तो आपको नहीं लगता आपका ये आभा मंडल गलत हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेगेटिव हो जाएगी? नहीं लगता है? इज इट राइट? और जैसे आप अपने विचार को सकारात्मक करोगे, आपका आभा मंडल संतों के जैसे हो जाएगा। हमको संतों को, गुरुओं को पीछे नहीं पड़ना है, हमको उनके जैसा बनना है। फर्क है कि नहीं? पीछे पड़ना और उनके जैसे बनने में फर्क है कि नहीं? है ना? मतलब उनके अंदर जो अच्छे संस्कार है ना, वो हमें अपने अंदर उतारने, अपने अपने जीवनचर्या में उतारना है। तो इनके अंदर जो भी अच्छी चीजें, अच्छी क्वालिटीज है, आप अपने आप से बात कीजिए कि ऐसी कौन सी क्वालिटी मेरे अंदर नहीं है जिसके वजह से मुझे ये बीमारियां हुई है, मेरे अंदर ये प्रॉब्लम है। ये आप बात कीजिएगा। जैसे जैसे आप अपने आपकी स्टडी करेंगे ना, अपनी ऊर्जा की स्टडी करेंगे, ये सब ऑरा के लेयर्स है, आभा मंडल के लेयर्स है। हमारे 7 आभा मंडल के लेयर्स होते हैं, 7 होते हैं। कैसे? मैं आपको बताता हूं। सबसे जो बाहर का आभा मंडल होता है ना, वो आध्यात्मिक आभा मंडल होता है, जिसको स्पिरिचुअल लेयर कहते हैं। उसके बाद का जो आभा मंडल होता है, 6th लेयर, उसको मेंटल लेयर कहते हैं। वो आग्नेय चक्र से जुड़ा रहता है। पहला जो आभा मंडल है वो सहस्त्रार चक्र स्पिरिचुअल, यहां से जुड़ा रहता है। दूसरा आभा मंडल हमारा यहां से जुड़ा रहता है, आपके विचारों से जुड़ा रहता है। तीसरा जो आपका आभा मंडल है वो इमोशन से जुड़ा रहता है, एक्सप्रेशन से जुड़ा रहता है, थायराइड से जुड़ा रहता है, तीसरा जो आभा मंडल है। और अंदर के जो 4 आभा मंडल है वो आपके फिजिकल शरीर के साथ जुड़ा रहता है। आप क्या खाते हो, पीते हो, उससे आपका आभा मंडल जुड़ा रहता है। तो आप मुझे ये बताइए, इलाज बाहर है या अंदर है? हाँ, सब अंदर है। एवरीथिंग इज इनसाइड। क्योंकि आपने जो अंदर विचार डाले, आपने जो अंदर भाव डाले, आपने अंदर जो खुराक डाला है ना, उससे ये आभा मंडल तैयार हुआ है। वही चीजें बाहर निकलती है और ऐसे ही लोगों को आप आकर्षित करते हो, अट्रैक्ट करते हो, और आपको लगता है इसने भी मुझे फंसाया, इसने भी मुझे फंसाया, उसने भी मुझे फंसाया। फंसाया किसी ने नहीं, आपके आभा मंडल ने, आपकी ऊर्जा ने आपको फंसाया है। समझ में आ रहा है कि नहीं? और आपके बच्चे जो बाहर जाके काम करते हैं ना, जो भी आपके बहू है, बेटियां हैं, या ग्रैंडसन, ग्रैंड डॉटर, उनको ये आपका आभा मंडल बहुत फर्क पड़ता है। अगर आप घर के वास्तु का आभा मंडल सकारात्मक रखना चाहते हो ना, तो आपको बहुत धार्मिक और आध्यात्मिक क्रियाएं करनी पड़ेगी। तो उनसे उनको फायदा होगा। काम भले वो कर रहे हैं। हमारे साइंस में कहते हैं कि जो घर पे बैठा रहता है वो पोटेंशियल एनर्जी क्रिएट करता है, और जो बाहर जाता है वो काइनेटिक एनर्जी क्रिएट करता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? पोटेंशियल एनर्जी का मतलब है, आप बैटरी चार्ज करते हो कि नहीं, मोबाइल की चार्ज करते हो ना, तो धीरे धीरे परसेंटेज बढ़ जाता है कि नहीं? 60 का 65, 70% बढ़ जाता है कि नहीं? तो इसको पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। और जैसे जैसे आपका पूरा दिन निकलता है तो आपकी बैटरी डिस्चार्ज होती है, बैटरी डाउन हो जाती है कि नहीं? तो आप भी डाउन हो जाते हो कि नहीं? क्यों डाउन होते हो? क्योंकि वो नेगेटिव चीजें आपके साथ जुड़ी है। तो जैसे जैसे आप अपने विचारों को पॉजिटिव करोगे, आपके ये सारे पैरामीटर्स चेंज हो जाएंगे, सारे आपके मेडिकल रिपोर्ट्स नॉर्मल आ जाएंगे। अब मुझे ये बताइए, दवाई खा के क्या होता है? जो आप मेडिसिन खाते हो, कितने लोग दवाइयां खाते हैं? मैक्सिमम लोग यहाँ दवाइयां खाते हैं, ब्लड प्रेशर की, थायराइड की, अस्थमा की दवाई खाते हैं। उससे सिर्फ केमिकल करेक्शन होता है, रसायन का करेक्शन होता है, यूनिट्स का करेक्शन होता है। अंदर से कोई बीमारी कोई दवाई से निकलती नहीं है। मैं डॉक्टर होने के बावजूद भी ये कहता हूं। समझ में आ रहा है कि नहीं? जब तक आप दवाई खाओगे आपकी यूनिट्स नॉर्मल है। आपने दवाई छोड़ दी, वापस वैसा ही का वैसा हो जाएगा कि नहीं? या तो हो सकता है पहले से भी बीमारी ज्यादा बढ़ जाएगी, बाउंस हो जाती है बीमारी, है ना? तो डॉक्टर क्या कहते हैं, हमारे जैसे लोग
दवाई कभी बंद मत करना, कहते कि नहीं? आपको डॉक्टर ने कहा कि नहीं कभी दवाई बंद मत करना? क्यों कहा? क्योंकि आपको अभी केमिकल बैलेंस में रखा गया है। तो जब तक दवाई खाओगे केमिकल बैलेंस्ड है, दवाई छोड़ दिया तो, लेकिन उससे साइड इफेक्ट बहुत क्रिएट होती है। साइड इफेक्ट कैसे क्रिएट होती है? किसकी किडनी खराब होती है, कुछ लोगों का लिवर खराब होता है, कुछ लोगों का माइंड खराब होता है, कुछ लोगों को एसिडिटी हो जाती है दवाई से, कुछ लोगों के ब्लड प्रेशर बढ़ जाते हैं, कुछ लोगों के इडिमा हो जाते हैं, सूजन आ जाती है, वाटर रिटेंशन हो जाता है। दवाई के साइड इफेक्ट होंगे कि नहीं, मुझे बताओ? क्योंकि उसमें कितने केमिकल्स है, उसके अंदर कितने प्रिजर्वेटिव है। आप जो खाना भी जो खाते हो ना, उसके अंदर भी तो कुछ प्रिजर्वेटिव फूड होता है कि नहीं? है ना? सॉस का बॉटल लेते हो या सूप का तैयार सूप का पैकेट्स मिलता है, उसमें भी कौन सा प्रिजर्वेटिव होता है? हाँ, केमिकली होता है कि नहीं? है ना? मतलब एसिटिक एसिड होता है करके उसके अंदर, उसको प्रिजर्व करने के लिए। तो ऐसे ही क्या होता है, आप जो दवाई खाते हो ना, उस दवाई में भी प्रिजर्वेटिव होती है। जो मेडिसिन है उसमें प्रिजर्वेटिव के, दवाई खराब ना हो। समझ में कि नहीं? तो 1 साल 2 साल का ड्यूरेशन लिखा रहता ना, एक्सपायरी डेट, मतलब जितनी एक्सपायरी डेट ज्यादा होती है इतने केमिकल्स प्रिजर्वेटिव ज्यादा डाले हैं। समझ में आया कि नहीं? आप जो बाहर से गाजर बीट टमाटर ककड़ी लाते हो, वो 1 साल तक चलते हैं? हाँ, नहीं चलते। कितने दिन चलते हैं? 1 दिन 2 दिन चलते हैं, फिर आपको क्या फ्रिज में रखना पड़ता है ज्यादा टिकाने के लिए। समझ में आ रहा है कि नहीं? एक्सपायरी डेट हो जाती है उसकी, फ्रेश चीजें होती है। तो जितनी ज्यादा मेडिसिन खाओगे, ज्यादा केमिकल्स आपकी बॉडी में अनवांटेड जाएंगे और इतने शरीर को नुकसान ज्यादा होगा। अब आपकी बीमारी रह गई साइड में, उसके साइड इफेक्ट की आपकी ट्रीटमेंट चालू हो गई, हुई कि नहीं? तो इसलिए आपको क्या करना है, आपको अपने माइंड को रोज पॉजिटिव रखना है। अभी मैं आपको ट्रीटमेंट सिखाता हूं यहाँ पे। अब बीमारी समझ में आ गई, कारण समझ में आ गया, अभी हम ट्रीटमेंट सीखेंगे। सीखने के लिए तैयार हैं? ठीक है। अभी हम सब लोग सबसे पहले क्या करेंगे, हाथ को चार्ज करेंगे। ऐसे करो, गर्मी क्रिएट करेंगे, हीट क्रिएट करेंगे, फ्रिक्शन क्रिएट करेंगे। मिनिमम 21 टाइम्स करना है, गिनने की जरूरत नहीं, लेकिन करते रहना है, ऐसे क्रिएट करना है। राइट? अब जैसे यहां पे हीट क्रिएट हो गई है ना, उसके बाद या तो जिसको जहां पे प्रॉब्लम है वो वहां पे हाथ रख सकता है। घुटने का प्रॉब्लम है तो घुटने पे हाथ रख सकते हैं, अदरवाइज आप पेट पे हाथ रखो, यहाँ पे स्टमक पे हाथ रखो, ऐसा मणिपुर चक्र पे। कुछ फील हो रहा है यहाँ? क्या हो रहा है? गरम गरम लग रहा है कि नहीं? लग रहा है ना? तो अभी आप देखो, आप जो पेन किलर खाते हो ना, पेन किलर खाते हो, कॉम्बी फ्लेम या जो भी खाते हो, ये आपका पेन किलर का काम करता है, क्योंकि आप हीट क्रिएट करते हो, गर्मी पैदा करते हो। इस गर्मी से आपके दर्द को आप ठीक कर सकते हो, इसको हीलिंग कहते हैं। कमर में दर्द है तो पीछे हाथ रखो, घुटने में दर्द है तो यहाँ पे हाथ रखो, गर्दन में दर्द है तो यहाँ पे हाथ रखो, थायराइड का प्रॉब्लम है तो यहाँ पे हाथ रखो, हार्ट का प्रॉब्लम है तो यहाँ पे हाथ रखो, डायबिटीज है तो यहाँ पे हाथ रखो, पाचन का प्रॉब्लम है तो यहाँ पे मणिपुर चक्र पे हाथ रखो। समझ में कि नहीं? तो देखो कितना इजी है कि हमने पहले क्या किया, हाथ को गर्म किया, उसके बाद क्या किया, जहां प्रॉब्लम है वहां रख दिया, है ना? इससे क्या होगा, आपके शरीर में से कचरा निकल जाएगा, टॉक्सिन्स निकल जाएंगे। हमें दो ही चीज काम करना है, बॉडी के टॉक्सिन्स को निकालना है, हम लोग उसको कहते हैं डिटॉक्सिफिकेशन। क्या कहते हैं? डिटॉक्सिफिकेशन। आपने पंचकर्मा सुना है? पंचकर्मा सुना है कि नहीं? पंचकर्मा में क्या होता है कि सब शुद्धिकरण होती है ना? वमन करवाया जाता है, उल्टियां करवाई जाती है, या हमें हाइड्रोथेरेपी करता है, एनीमा देते हैं, है ना? साफ करने के लिए, अंदर से कचरा निकालने के लिए बहुत सारे प्रोसीजर करते हैं, हाइड्रोकोलन थेरेपी करते हैं। तो हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कोई पंचकर्मा करने की जरूरत नहीं है। आपने ऐसे किया, हाथ को चार्ज किया, आप ऐसे करते जाओ। जिसका हेमोग्लोबिन कम है ना, जिसका भी खून कम है, उसको क्या करना चाहिए, हाथ को ऐसे करने के बाद उसको यहाँ पे थाइस पे हाथ रखना चाहिए, क्योंकि हमारा जो बोन है ना, बोन मैरो के अंदर रेड ब्लड सेल्स बनते हैं, लाल कण बनते हैं, रेड ब्लड।
तो ऐसे जब आप हाथ रखोगे, ये फीमर बोन है, फीमर बोन कहते हैं, इसके बीच में से है ना आपका लाल खून बनता है, समझ में कि नहीं? जो मैंने आपको बताया मूलाधार चक्र से आपका लाल खून जुड़ा हुआ है करके। तो अगर आपने ऐसे हाथ रखा तो आपका धीरे धीरे हेमोग्लोबिन बढ़ते जाएगा, ये सिंपल चीज है। और जिसका WBC कम है, जिसका व्हाइट सेल्स कम है, जिसकी रोग प्रतिकार शक्ति कम है, जिसका आभा मंडल वीक है, उसको ऐसे हाथ चार्ज करने के बाद उसको यहाँ पे लेफ्ट में रखना है, ये देखो इस तरफ पे लेफ्ट जगह पे, यहाँ स्प्लीन है हमारा, यहाँ पे WBC बनता है, लिम्फोसाइट्स बनते हैं। अगर यहाँ पे आपने हाथ रख लिया तो आपका धीरे धीरे, अभी समझो 4000 कण है तो 4 से 5000 हो जाएंगे, आपको 10,000 से 15,000 कण चाहिए, WBC चाहिए, तब आपकी इम्यूनिटी अच्छी रहेगी, रोग प्रतिकार शक्ति अच्छी होगी। समझ में आ रहा है कि नहीं? आपका अगर सैचुरेशन लेवल कम है, ऑक्सीजन लेवल कम है, आप इस हाथ को चार्ज करिएगा और उसके बाद छाती पे ये हार्ट चक्र पे रखिएगा और लंबी सांसें लेना है, स्लो एंड डीप ब्रेथ, 3 मिनट, 2 से 3 मिनट ऐसा है। फिर वापस आप चार्ज कर सकते हो, वापस आप ऐसे कर सकते हो, समझ में कि नहीं? अब जिनको आंखों का प्रॉब्लम है, मैं जब 10th स्टैंडर्ड में था ना, मेरे चश्मे 5 नंबर के थे, पढ़ाई बहुत करता था ऐसा नहीं है, मैं टीवी ज्यादा देखता था, तभी BR चोपड़ा की महाभारत सीरियल आती थी, तो मुझे उसमें बहुत शौक था, और वो वीडियो कैसेट आती थी, वो जो नहीं रहती थी VCR में डालने वाली, तो मेरा चश्मा एकदम मोटा वाला हो गया, और मुझे हमेशा बुरा लगता था, इतना मोटा मोटा चश्मा पहन के घूमता था। तो डॉक्टर बनने के बाद मुझे लगा मैं चश्मे को नंबर उतार लूंगा, लेकिन मैं कभी उसको कम नहीं कर पाया, मेरे नंबर बढ़ते गए। फिर जब मैंने ये सारी रिसर्च की, स्पिरिचुअल चीजें सीखी, मैं समझ गया कि इसका नंबर कैसे उतारना। मैं आपको बता रहा हूँ, पहले तो हमें चटनी ज्यादा खानी है, ग्रीन चटनी ज्यादा खानी है, ग्रीन जूस ज्यादा पीना है, पालक का जूस ज्यादा पीना है। उसके बाद तीसरी सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट मैं आपको बताता हूं, आपको ऐसे हाथ को चार्ज करना है और अपनी दोनों आंखों पे रखना है। आज मेरा ये नंबर है ना 0.5 है, सिर्फ 0.5। मैंने 6-7 बार अपने डॉक्टर के पास गया और हर बार नंबर कम होते गए। मुझे बोला कि ये एज में भी आपके नंबर कैसे कम हो रहे हैं? मैंने कहा अभी मैंने एक्सरसाइज सीख ली है करके। तो मैं बगैर चश्मे के ड्राइविंग भी करता हूं, मैं कुछ भी पढ़ना है पढ़ सकता हूं, कुछ भी कर सकता हूं। मतलब आप सोचो कि कोई भी एज में आप अपने कोई भी पैरामीटर्स चेंज कर सकते हो। जब तक आप जिंदा हो, आप समझ लो अपने शरीर का कोई भी पैरामीटर, कोई भी ऑर्गन सिस्टम को आप चेंज कर सकते हो। आपको ट्रांसप्लांटेशन कराने की जरूरत नहीं है, आपको लेंस लगाने की जरूरत नहीं है, आपको कोई इम्प्लांट डालने की जरूरत नहीं है, कोई रॉड डालने की जरूरत नहीं है। आपको जहां पे भी प्रॉब्लम लग रहा है, आपको ये चीजें करनी है। समझ में आ रहा है? ये एक्सरसाइज समझ में आ गई? अब मैं और एक मजेदार बात बताता हूं कि जिसको पता ही नहीं मुझे प्रॉब्लम क्या है और उसको मुझे सॉल्व कैसे करना है, उसके लिए और भी एक अच्छा तरीका है। आप लोग में से कितने लोग मंत्र चैंटिंग करते हैं? गायत्री मंत्र, ओम नमः शिवाय, कुछ तो करते हैं कि नहीं? है ना, करते हो। अब आपको सिंपल है, पहले आपको हाथ चार्ज करना है और मंत्र चैंट करने हैं, ठीक है? उसके बाद आपको क्या करना है, जो आपकी ये पानी की बोतल है ना, उसको आपको 2 मिनट तक पकड़नी है। पकड़ लो, पहले हाथ चार्ज कर लो, पहले हाथ चार्ज कर लो, और मन में कोई भी मंत्र बोलना है तो बोल लो, नहीं भी बोलोगे तो भी चलेगा, बट हाथ चार्ज कर लो, ठीक है? चार्ज करने के बाद आपको ये बॉटल को पकड़ लेना है, 1 मिनट के लिए पकड़ लेना है, 30 सेकेंड टू 1 मिनट के लिए ये बॉटल को पकड़ लेना है। और उसके बाद जो भी आपको सकारात्मक बोलना है कि मेरा शुगर लेवल नॉर्मल हो गया है, मेरा ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो गया है, मेरा वेट कम हो गया है करके, जितना वेट आपको कम करना है, 10 किलो 5 किलो, आप बोल दो मेरा इतना वेट कम हो गया है। फिर यह पानी आपको पी लेना है। अब मैं इसका साइंस समझाता हूं। 78% हमारा शरीर पानी से बना हुआ है। हमारे बॉडी में 4.5 लीटर खून है, और हमारे बॉडी के अंदर 6.5 लीटर का लिम्फेटिक फ्लूइड है। मतलब आप सोचो 80% से पानी है हमारे शरीर में। तो जब ये पानी आप पियोगे, भले आपने एक घुट पिया, एक सिप पिया, लेकिन इसके साथ अपने विचार डालोगे, ऊर्जा डालोगे, एनर्जी डालोगे, मंत्र डालोगे, तो उससे आपका शरीर का शुद्धिकरण हो जाएगा। वाटर क्या करता है ना, पानी ब्रेन को मैसेज देता है, क्योंकि पानी सब जगह पहुंच जाता है, पूरे शरीर में पहुंच जाता है कि नहीं? पीते भले और मुंह से और पेट में जाता है, लेकिन पूरे शरीर में पहुंच जाता है। जब ये पानी ब्रेन में पहुंचता है ना, तो ब्रेन को मैसेज देता है, जो आपने इसमें डाला कि मेरा ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो गया, मैं अब दवाई से फ्री हो गई हूं, अब मैं चल सकती हूँ,
अब मेरी पाचन क्रिया अच्छी है, अब मेरा शुगर लेवल नॉर्मल हो गया है। हो गया है ऐसा बोलना है, हो जाएगा होगा ऐसा कभी नहीं बोलना है। समझ में आ रहा है कि नहीं? क्या बोलना है? हो गया है। अभी आपको पता है यहाँ पे लोग है ना मोबाइल में जीपीएस डालते हैं, जीपीएस डालते कि नहीं? जीपीएस का मतलब क्या? हाँ, एड्रेस, रास्ता डालते कि नहीं? अभी आप यहाँ पे लिखोगे न्यूयॉर्क एयरपोर्ट, तो एंड रिजल्ट है कि नहीं? यहां से आपको 40 मिनट लगेगी एयरपोर्ट पे पहुंचने को, पता नहीं कितना, लेकिन 40 मिनट समझो लगती है। तो 40 मिनट तक वो जीपीएस चलता है, 40 मिनट तक चलता है, और फिर आपको वहां डेस्टिनी पे पहुंचाता है। आपको पानी के अंदर वो डेस्टिनी डालनी है, जीपीएस के जैसे मैसेज डालना है। मेरा अभी रिलेशन अच्छा है बहू के साथ, बेटे के साथ, हमारा अभी पैसों का सॉल्व हो गया है करके, हमारा फाइनेंस अच्छा है। नेगेटिव शब्द नहीं आना चाहिए। अब मुझे डायबिटीज नहीं रहा ऐसा नहीं बोलना चाहिए। क्या बोलना चाहिए? मेरा शुगर नॉर्मल हो गया है। बिकॉज माइंड को पता है, ब्रेन को पता है आपका नॉर्मल शुगर का यूनिट कितना होना चाहिए। आपको कुछ पढ़ाई करने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, ठीक है कि नहीं? आपके ब्रेन को पता है ब्लड प्रेशर कितना होना चाहिए। समझ में कि नहीं? जिसके अंदर भी कैंसर की गांठ है, ट्यूमर है, सिस्ट है, कार्सिनोमस है, क्या एडिनोमा है, आपको डरने की बात नहीं, आपको जानने की जरूरत नहीं कि कौन सा टाइप का कैंसर है, कौन सा स्टेज का है। आपको हाथ को चार्ज करना है, पानी को मैसेज देना है कि मेरा कैंसर निकल गया, बस इतना बोलना है। और रोज ये पानी पीना है आपको, सुबह दोपहर शाम जब भी पानी पियो, ये आपको मैसेज देना है। उसके बाद जो भी खाना आप खाते हो, खाने को भी ऐसा ही करना। पहले हाथ को चार्ज करना, फिर हाथ उसके ऊपर रखना, अपने गुरु को याद करना, अपने भगवान को याद करना, और एफर्मेशन देना कि ये खाना खाने के बाद मेरा पाचन क्रिया अच्छी हो गई है, मेरा वजन इतना कम हो गया है, मेरा शुगर लेवल नॉर्मल हो गया है, मेरा ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो गया है, मेरा अस्थमा ठीक हो गया है। ऐसे करके बोल के खाना खाना। तो जो इंटेक रहेगा ना, ये सुधर जाएगा कि नहीं? इज इट राइट? मतलब आप दिन में समझो 2 या 3 बार खाना खाते हो, लेकिन पानी तो 5-6 बार पीते हो कि नहीं? पानी तो पीते हो कि नहीं? और आप लोगों के पास टाइम भी है। आप अपने घर पे जाके ये चीज बोलोगे ना, वो लोग नहीं करेंगे, बिकॉज उनके पास टाइम नहीं है। घर के लोग दिन रात इधर उधर भागते हैं, समझ में कि नहीं? लेकिन आपके पास टाइम है, आप अपना इलाज खुद कर सकते हो। तो हमने आज पहले 2 चीजें क्या सीखी? विचार अच्छे चाहिए और खाना अच्छा चाहिए, इनटेक अच्छा चाहिए। इज इट राइट? अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हम भूल गए हैं, मैं ये टॉक एंड करने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज अभी आपको बताना चाह रहा हूं। हम जिंदा है, इसका प्रमाण क्या है? हाँ, श्वास लइए छे। देखो कितना जबरदस्त है। हम डॉक्टर सांसें देखते हैं कि इसकी सांसें चल रही है, इसकी धड़कन चल रही है, मतलब ये जिंदा है। सांस नहीं है तो ये इंसान चला गया। अब मैं आपको साइंस समझाता हूं। 1 मिनट में हम लोग 12 से 15 बार सांसें लेते हैं ऑन एन एवरेज, और ये हमारी बीमारी का कारण है। कछुआ होता है ना, कछुआ, कछुए को आप क्या बोलते हो? काचबो, काचबो, टॉर्टोइस। वो 1 मिनट में ना 4 से 8 बार सांस लेता है, इसलिए वो ज्यादा जीता है। और कुत्ता होता है ना, डॉग, वो 1 मिनट में 26 से 40 बार सांसें लेता है, इसलिए उसकी लाइफ कम होती है। ठीक है कि नहीं? तो आपका जीवन और मरण सांसों से पता चलता है। आप जितनी लंबी सांसें लोगे ना, इतना ज्यादा जियोगे। तो अभी आपको क्या करना है मैं समझाता हूं। जब भी आप खाली बैठे हो ना, लंबी गहरी सांसें लेना है और आराम से छोड़ना है। जब भी खाली बैठे हो, जब भी आप फ्री बैठे हो ना, आप ऐसे सांसें लेना। इससे 2 फायदा होगा। एक, तो आप 1 मिनट में 8 से 12 बार सांस लोगे, जो पहले आप 12 से 15 बार ले रहे थे। दूसरा, आपके विचार खत्म हो जाएंगे, बिकॉज अभी आप सांस पे फोकस कर रहे हो। जब तक सांसों पे विचार नहीं थे, तो विचार में विचार थे। जब आपका विचार सांसों पे आ गए, तो विचार बंद हो गए। समझ में आ रहा है? साइंस का नियम क्या है मैं समझाता हूं। वेयर देर इज अटेंशन देर इज एनर्जी। क्या कहता है? जहां अटेंशन है वहां एनर्जी है। अर्जुन ने बाण कहां पे मारा था? हाँ,
मछली के आंख पे मारा था, मतलब उसका अटेंशन कहाँ था? पानी में से वो मछली की आंख देख रहा था, वो मछली को नहीं देख रहा था। ठीक है कि नहीं? फोकस था वो, इसलिए उसकी बांड सही जगह पे लगी। समझ में आ रहा है कि नहीं? आपको भी फोकस रहना पड़ेगा, भाई मुझे क्या ठीक करना है। आप यहां वहां अपना चित्त को मत भटकाइए, अपनी एनर्जी को डाइवर्ट मत कीजिए, इसके उसमें आपकी एनर्जी को लीक मत कीजिए। पहले आप में एनर्जी कम है, आप जो 40 साल के थे ना, तब आपके पास 100 हॉर्स पावर था, और आज आपके पास 10 हॉर्स पावर है, एनर्जी पहले ही कम है। इसमें आप जब दूसरों के बारे में सोचते हो ना, तो वो पूरी एनर्जी उसमें चले जाती है, आपको फायदा नहीं होता है, उसको फायदा होता है। आप यहाँ ड्रेन हो जाते हो, वीक हो जाते हो, और वो बंदा स्ट्रांग हो जाता है। तो हमें क्या करना है, अपनी सांसों के ऊपर फोकस करनी है। तो क्या होगा, पूरी एनर्जी अपनी सांस के साथ अंदर जाएगी, हमारी एनर्जी ड्रेन नहीं होगी, लीक नहीं होगी, हमारी ब्रेथ पैटर्न भी पॉजिटिव हो जाएगी। और हमें यह पता चलेगा कि ये जो ऑक्सीजन अंदर जा रहा है ना, ये कौन से विचार को खुराक दे रहा है। डर को खुराक दे रहा है, ईर्ष्या को खुराक दे रहा है, गुस्से को दे रहा है, इरिटेशन को दे रहा है, फ्रस्ट्रेशन को दे रहा है, एंजाइटी को दे रहा है, डिप्रेशन को दे रहा है। ब्रेन में 72 एरियाज होती है। आप ये जो ऑक्सीजन अंदर लेते हो ना, ये कौन सी एरिया को आप खुराक देते हो ना, वही तरंगे नीचे जाती है। गुस्से को दोगे तो गुस्सा नीचे जाएगा, डर को खुराक ऑक्सीजन अंदर जाएगा तो डर पूरे शरीर में फैल जाएगा। आप समझ में आ रहा है ना साइंस? समझ में कि नहीं? कॉकरोच वहां पे है, छिपकली वहां पे, हम नाच यहां पे रहे हैं क्योंकि हमारे ऑक्सीजन ने इस फियर को एक्टिवेट किया। वो तो बेचारा परेशान हमसे, हम उससे ज्यादा परेशान है, उसको तो पता भी नहीं चला कि हम डांस क्यों कर रहे हैं। आप समझ में आ रहे हैं? हमें ये सारी जो नकारात्मक भावना है ना, डर, गुस्सा, ईर्ष्या, अहंकार, ये सब निकालने हैं। लंबी गहरी सांस लेते हुए। अब मैं लास्ट ट्रीटमेंट आपको बताता हूं। जब आप सांस अंदर लेते हो ना, ऑक्सीजन अंदर लेते हो ना, तो आपको क्या बोलना है पता है? मेरा शरीर स्वस्थ है। सांस अंदर लेते हुए बोलना है, क्या बोलना है? मेरा शरीर स्वस्थ है, इतना बोलना है। तो ये मैसेज अंदर जाएगा, आई एम हेल्दी, आई एम हेल्दी, मेरा शरीर स्वस्थ है। अब आपको और कुछ बोलने की जरूरत नहीं, मेरा शरीर स्वस्थ है, इतना ही बोलना है। ठीक है? और जब सांस बाहर निकालते हो ना, तो क्या बोलना है पता है? मेरे शरीर में से सब कचरा निकल गया। सिंपल भाषा है कि नहीं? मैं ज्यादा कोई मेडिकल नॉलेज, मतलब शब्द को इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं कि आपको लिखना पड़े या सोचना पड़े कि डॉक्टर उदेशा ने मुझे क्या बोला था। कुछ नहीं है, सिंपल जितनी भाषा शरीर को इस्तेमाल करोगे, इसको सारी भाषाएं आती है। ऐसा नहीं कि हिंदी में बोलोगे तो आएगा, गुजराती में बोलोगे तो समझेगा, इंग्लिश में बोलोगे तो नहीं। इसके अंदर ब्रह्मांड की सारी भाषाएं हैं। जो भी भाषा में बोलो, भाव से बोलो। किससे बोलो? भाव से बोलो। तो जब आप सांस अंदर लेते हो, ये बोलो मेरा शरीर स्वस्थ है, और अंदर भाव प्रकट करो, भाव, मैं स्वस्थ हो गई हूं। दिस इज द भाव, दिस इज द फीलिंग। तो जो फील करोगे ना, वही तरंगे नीचे जाएगी। अभी आप क्या करो, मैं बीमार हूं, चला नहीं जाता, दम लगता है, सांस फूलती है, घुटने का दर्द ही ठीक नहीं होता है, बहुत देख नहीं रही, ये आप अंदर फीड कर रहे हो। आप समझ में आ रहा है? कौन फीड कर रहा है? दवाई एक बार खाते हो, 2 बार खाते हो, 3 बार खाते हो, सांस तो 1 मिनट में 15 बार लेते हो, तो हर बार वही विचार जाएंगे कि नहीं? अब पता चला 1 मिनट, 1 दिन में 60,000 विचार क्यों आते, 60,000 थॉट्स क्यों आ रहे हैं। अब समझ में आ रहा है कि नहीं? क्योंकि जो सांस अंदर लेते हो, वही विचार तरंगे बार 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 बार, न्यूरो ट्रांसमिशन नीचे तक जाएगा, वही सिग्नल नीचे जाएगा। आपके पहले चक्र बिगड़ते हैं, केंद्र बिगड़ते हैं, चक्रों के आगे हार्मोन्स बिगड़ते हैं, ग्रंथियां बिगड़ती है, ग्रंथियों के आगे आपकी सिस्टम बिगड़ती है, ऑर्गन बिगड़ता है, ऑर्गन के साथ टिश्यू बिगड़ता है, टिश्यू के साथ आपका सेल बिगड़ता है, सेल के अंदर आपका न्यूक्लियस बिगड़ता है, न्यूक्लियस के अंदर आपका माइटोकॉन्ड्रिया बिगड़ता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आपका डीएनए होता है, डीएनए बिगड़ता है, और ये बीमारी परमानेंट आपके साथ चलती है और मरते हैं। और नेक्स्ट लाइफ में आप ऐसा ही जन्म लोगे जैसे आपकी मृत्यु हुई है। ये भी हमने 3,500 पेशेंट के ऊपर रिसर्च किया है। इंसान डायबिटीज से मरता है, जुविनल डायबिटीज से बर्थ लेता है। इंसान कैंसर से मरता है, कैंसर से उसका फिर से पुनर्जन्म होता है। इंसान जो भी जैसी परिस्थिति में मरता है, उसी परिस्थिति में उसका वापस से जन्म होता है। तो ये मत सोचिएगा कि अब मेरी उम्र हो गई, अब बीमारी नहीं भी निकली तो क्या फर्क पड़ने वाला है।
मेरे 4 दिन में से 2 दिन बचे, एक दिन तो कोविड लेके गया, अब एक दिन बचा है, वो भी पता नहीं कब चला जाएगा। ऐसे मत सोचिएगा। जितना समय आपके पास है उतना समय में आपको अपने आप को नॉर्मल करना है। समझ में आ रहा है कि नहीं? डाई हेल्दी। आपने जब जन्म लिया था ना, ये आपके हाथ में नहीं था, लेकिन मरण आपके हाथ में है। समय आपके हाथ में नहीं है, लेकिन शरीर आपके हाथ में है। किस तरह से मरना ये आपके हाथ में है। समय तो तय है, सबको पता है कि ये समय में इंसान मरने वाला है, लेकिन हेल्दी मरो, तंदुरुस्त मरो। कोई आपका शरीर लेके जाए ना तो उसको लगना चाहिए यार ये कितना अच्छे से स्वस्थ शरीर से चला गया। जब मेरी दादी मरी ना तो मेरा जो बेटा था उसने सोने की सीढ़ी उसके मुंह में डाली दादी के, क्योंकि 5 जनरेशन देखे उसने। 5 पेढ़ी बोलते ना, 5 पेढ़ी देखी दादी ने मेरी, ऐसा है। तो जब सोना की सीढ़ी बोलते ना मुंह में डाले तो लोगों ने बोला बाप रे 102 उम्र तक ये हेल्दी कैसे थी। तो मैंने उनसे ये हेल्थ सीखा। मैंने मेडिकल कॉलेज में या मेडिकल प्रैक्टिस में कभी हेल्दी रहना ये नहीं सीखा था। मेरे दादी से मैंने सीखा कि तंदुरुस्त कैसे रहना, स्वस्थ कैसे रहना, निरोगी कैसे रहना है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो आज मैंने वो सारी चीजें बताई जो मेडिकली आपको जरूरी थी और जो आपको जीने के लिए चाहिए था, वो मैंने आज आपको यहाँ पे उपाय बताए। आशा करता हूं सबको बहुत अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच। ये समय आपके लिए बहुत अच्छा था बिकॉज आप रोज अपने लिए प्रार्थनाएं कर रहे थे। आपके लिए बहुत सारे लोग प्रार्थना कर रहे थे, आपकी तंदुरुस्ती के लिए, हेल्थ के लिए। तो शायद ऊपर वाले ने इसलिए हमें भेजा ताकि हम आप तक ये सारे संदेशा पहुंचाएं। कोई ना कोई तो माध्यम होता है कि नहीं, कोई ना कोई तो मीडिएटर होता है कि नहीं। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो हमारे पास कोई ऐसा प्रोडक्ट नहीं है, कोई दवाई नहीं है कि जो मैं बेचने के लिए आया हूं। मैं सिर्फ आपको ज्ञान देने के लिए आया हूं और मैं सिर्फ ये विनती करता हूं इस ज्ञान का अगर आपने अपने जीवन में उतारा तो मुझे मेरी गुरु दक्षिणा मिल जाएगी। ओके, थैंक यू वेरी मच। यस, एक क्वेश्चन हाँ हाँ हाँ। सो बिफोर आई एंड, अगर मैं आपका 5 मिनट थोड़ा ज्यादा लूं तो कुछ अपने प्रश्न आप कर दीजिए ताकि मैं उसका जवाब दे पाऊं, है ना। लास्ट के 5 मिनट हम प्रश्न उत्तर जवाब का रखें। यस, आप बताइए। सॉरी, ये लोगों ने खबर पड़े ना। हाँ, ओके। મારો ક્વેશ્ચન એ હતો, પહેલા તો આપણે ઉદયભાઈને, ડોક્ટર ઉદયભાઈને થેન્ક યુ સો મચ અમારા માટે આટલો બધો તમે ટાઈમ કાઢીને અમને તમારો સમય હતો મેં તમને જ આપી દીધું પાછું. બહુ સરસ થયું. આજે અમને બધું ઘણું જાણવા મળ્યું, બહુ જ ગમ્યું અમને. સાયન્ટિફિકલી નેગેટિવ વિચાર નહીં કરવાના, બધું કેટલું બધું સરસ ધર્મમાં આપણને એ જ કહે છે. અને ઉદયભાઈએ આપણને બહુ જ સરસ કર્યું, શીખવાડ્યું કે કેવી રીતે એક્સરસાઇઝ કરવાની ઘરે બેઠા. થેન્ક યુ સો મચ ઉદયભાઈ. તમે જે બતાવ્યું અમને કે હાથ આમ ચાર્જ કરીને કરવાનું છે, જ્યાં તમને દુખતું હોય કે જ્યાં પેઇન હોય, કેટલી વખત કરવાનું? મિનિમમ 3 મિનિટ કરવાનું આવી રીતે ફૂલ એક્સરસાઇઝ ને દિવસમાં ગમે એટલી વાર કરી શકો. એમાં કોઈ હાઈ ડોઝ ઓવરડોઝ સાઈડ ઇફેક્ટ નથી. સોરી. હા, એટલે ગમે એટલી વખત કરી શકો. દેર ઇઝ નો હાઈ ડોઝ ઓવરડોઝ એવી રીતે કે તમે વધારે કરશો તો તમને કઈ ઈજા આવશે કે તકલીફ થશે, એવી રીતે કાંઈ નથી કરી. ઇઝ ઇટ રાઈટ? ને બીજી એક એક્સરસાઇઝ હું તમને કહું કે જે લોકો ઊભા થઈ શકે છે, હમણાં થવાની જરૂરત નહીં પણ હું તમને કહી શકું છું કે જે લોકો ઊભા થઈ શકે, ચાલી શકે છે ને, there is one Chinese exercise, એને સ્વાઈસો કહેવાય છે. that exercise is best for everything. એમાં શું કરવાનું, આમાં છે ને તમારા જે પગ છે ને, પગ, હા હું વચમાં આવું છું. યસ, તમારા જે પગ છે ને એને શું કહેવાય, પામ. હા હા, તો ખાલી આટલી પાછળની જે ટાચી હોય ને એને ઉપર કરવાનું, બસ, બીજું કાંઈ નહીં. એને સ્વાઈસો એક્સરસાઇઝ કહેવાય. તો જ્યારે હું એક્યુપ્રેશર, એક્યુપંક્ચર ને શીખતો તો સુજોક ને બધું, ત્યારે મને ખબર પડી કે અહીંયા પગમાં છે ને લંગ્સના પોઈન્ટ હોય છે, લંગ્સના પોઈન્ટ હોય છે. તો જ્યારે તમે આવી રીતે સ્વાઈસો એક્સરસાઇઝ કરો ત્યારે તમને શું કરવાનું, હાથ ઉપર લેવાનું, શ્વાસ અંદર લેવાનું ને શ્વાસ છોડતી વખતે હાથ નીચે. ઇનહેલ, એક્ઝેલ, શ્વાસ અંદર, શ્વાસ બહાર, શ્વાસ અંદર, શ્વાસ બહાર, એવી રીતે કરવાનું. તો તમારા લંગ્સ કેપેસિટી વધી જશે, તમારો સેચ્યુરેશન વધી જશે
ને તમારા અંદર ઓક્સિજન કેપેસિટી વધી જશે. લંગ્સ આ 3 મિનિટ, મિનિમમ 3 મિનિટ, મેક્સિમમ તમે કરો જેટલી વાર. ઓકે, થેન્ક અને વન મોર ક્વેશ્ચન એ હતો, આ તો બહુ સરસ બતાવ્યું. Thank હવે you. અમે રોજે અરે વાહ, સો નાઇસ. કરીશું. ગુડ ગુડ. Definitely, Very nice. એ લોકોથી કદાચ હા જેટલું હા, થાય જેટલું એટલું થાય. કરશે. વેરી ગુડ, વેરી. પણ કાકા કંઈક પૂછવા માંગે છે લાગે. હા હા, આ યસ યસ. અમારા યુટ્યુબ ચેનલમાં છે ને ડોક્ટર ઉદેશા ટાઈપ કરશો તો આવા ઘણા બધા 850 લેક્ચર છે. હા, યુટ્યુબ ડોક્ટર ઉદેશા ટાઈપ કરો અથવા સાઈ કરુણા મિશન, કાંઈ પણ તમે ડોક્ટર ઉદેશા નાખશો તો પણ આવી જશે તમને. ને આ આજનું પણ જે ટોક છે ને, કાર્ડ નહીં પણ હું તમને છે ને 1 મિનિટ બધાને કાર્ડ જોઈએ છે તમારી નહીં, 1 મિનિટ, હું છે ને અહીંયા 1 મિનિટ, અહીંયા છે ને લાસ્ટ સ્લાઇડમાં યુટ્યુબમાં બા દાદા તમારી દીકરીઓ અથવા તો જમાઈ અથવા તો છોકરો વહુ યુટ્યુબમાં લખશું ને એટલે તમને લોકો ઘડિયાળ છે. ઉદય શાહ. આ તમે સાઈ કરુણા મિશન લખજો અથવા મારો ઇન્ડિયાનો નંબર તો આ છે. યા ડોક્ટર ઉદેશા, યસ યસ. હા, જો આ બધા ટોક સાઈ કરુણા મિશન. હા હે ને, આ બધા મારા આપણને ટોક. લખીને આપશે કાગળમાં, એટલે હું બધાને ચિઠ્ઠીમાં લખી આવીશ. ઓકે, હા ઓકે, નો પ્રોબ્લેમ. હા બધાને લખીને આપીશ, આપણને કાગળમાં હા, લખીને જશે. ઓકે, બહુ સરસ. યસ. કહ્યું ને હમણાં કે હાથ આમ ઘસવાના હા. અને પછી જ્યાં દુખતું હોય ત્યાં ત્યાં મૂકવાનું. મૂકવાનું. હા હા, હા, હું તમને એ Yes. લોકોને ફરી એવું હશે ને જેમને ટાઈમ હશે તો આપણા માટે ફરી time હા હા, કાઢશે. ચોક્કસ ચોક્કસ આવશું. ઓકે? તમારી જો ઈચ્છા હશે તો ફરીથી આવશું ને તમે બીજા લોકોને પણ લઈ આવો. તમારા જે છોકરા, 1 મિનિટ, सी एक वस्तु तमें ध्यान रखो, एक बात मैं कहना चाहता हूं ये प्रोग्राम एंड करने के पहले, हमारा शरीर जैसा भी है ना, हमारे बच्चे वैसे ही रहने वाले हैं, बिकॉज हमारा डीएनए उनके साथ है, हमारा खून उनके साथ है. आपकी जो आज बीमारी ठीक नहीं हुई ना, तो ये बीमारी कल उनको मिलेगी. तो ये आपकी ड्यूटी बनती है कि आप हेल्दी बन जाओ, स्वस्थ बन जाओ, आपके शरीर में से सारे रोग निकाल दो, ताकि कल उनकी जब ये उम्र हो, आपकी उम्र में आए, उन्हें कोई बीमारी ना हो. और यही मेरी दादी की सोच थी. मैं दादी को यही पूछ रहा था कि आप इतने क्यों हेल्दी रहते हो, क्यों स्वस्थ रहते हो. उन्होंने कहा मेरे पोतों को कभी बीमारियां नहीं आनी चाहिए, इसलिए मैं हेल्दी रहती हूँ. समझ में आ रहा है कि नहीं? तो आप अपने डीएनए में से, अपने खून में से सारी वो बीमारियां निकालो, जितना निकाल सको, क्योंकि आपके बच्चों के अंदर डीएनए की ट्यूनिंग है. तो यही बीमारियां तरंगे उन्हें जाएगी. आज आपको डायबिटीज है, कल उनको डायबिटीज होगी. आज आपको किसी को कैंसर है तो उनको होगा, आज आपको अस्थमा है तो उनको अस्थमा होगा. मेरे दादाजी को अस्थमा का प्रॉब्लम था और वो बहुत जल्दी चले गए, मतलब मेरा जन्म हुआ और 3 महीने में वो चले गए. तो मुझे हमेशा ऐसा डर लगता था कि मुझे तो अस्थमा नहीं होगा. तो मैंने ये सारी चीजें सीखी कि भाई मुझे नहीं होना चाहिए. मेरे नाना के फैमिली में सबको अर्थराइटिस है, मेरे 7 मासी है, 3 मामा है, सबको अर्थराइटिस का प्रॉब्लम है. तो मुझे भी जॉइंट्स का प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए था, इसलिए ये सब चीज की मैंने रिसर्च की करके. समझ में आ रहा है? तो आप प्लीज अपने शरीर में से बीमारी निकालने के ये सारे प्रयोग कीजिएगा. थैंक यू. વન મોર ક્વેશ્ચન ઉદયભાઈ, હા ટાઈમ હોય તો હા હા, નહીં કે તમે કહ્યું કે નેગેટિવ થોટ્સ હા. નહીં લાવવાના. લાવવાના. કેવી રીતે હા. આવે તો શું હા કરવાનું હા, અમારે? યસ, કોઈક વખત તો નેગેટિવ આવે, થોટ્સ બરોબર આવે છે. છે, યસ તો યસ, શું હા. કરવું? देखो, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है कि नेगेटिव थॉट्स आए तो क्या करना है. सबसे पहली बात तो ये है कि अगर आप पॉजिटिव सोचते जाओगे ना, तो नेगेटिव थॉट्स आएंगे ही नहीं, बहुत कम हो जाएंगे. और अगर आ गए ना, तो या तो 3 बार आप कैंसल 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 बोल सकते हो, या 3 बार ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय बोल सकते हो. है कि नहीं? अच्छा, हेलो, કેમ છો? મજા? માઈક નેક્સ્ટ ટાઈમ ઉદયભાઈ કાર્ડ લઈને હા, આવજો. કાર્ડ લઈને આવીશ. ઓકે. તમારા બધા વડીલોને अच्छा अच्छा, जरूर जरूर. હું હજી છે ને અહીંયા 20 દિવસ છું ન્યૂ જર્સીમાં,
એટલે તમને કાંઈ પણ મારી હેલ્પ જોતી હોય તો અમારા ભાઈ છે દેવેન્દ્ર પટેલ, એ અહીંયા ન્યૂ જર્સીમાં રહે છે, તમે એમને કોન્ટેક્ટ કરજો તો તમારી કાંઈ તો હું હેલ્પ કરી શકીશ. ઠીક છે? થેન્ક યુ. હા હા એક મિનિટ, બેન આવે છે. હા अच्छा यूट्यूब નથી, એમનો ફોટો જોઈએ ખાલી. हेलो हेलो। હા બોલો. हमारे वहाँ ऐसी कहावत है हाँ कि दूधे वालों जो करे वो सूखी खाए। हाँ मैंने पर सुना है हाँ कि दूध से कफ होता है। हाँ आपकी भी बात बरोबर है। राइट। तो लेकिन हम सब लोगों को शाम को क्या खाना चाहिए? हाँ ये बहुत अच्छा What है. is our food? यस यस, देखो जैसे सूर्यास्त होता है ना तो खाना कम खाना चाहिए. यस यस. हाँ બહુ સરસ ક્વેશ્ચન કે हाँ દૂધ ના પીએ તો પીવાનું શું એ हाँ લોકોને? देखो दूध कैसा है ना, आप नारियल का दूध पी सकते हो, बादाम का दूध पी सकते हो, तिल का दूध पी सकते हो, पीनट्स का दूध पी सकते हो. मैंने भी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए, बहुत सारा रिसर्च किया कि ये जो भी काउ मिल्क है, बफेलो मिल्क है, ये छोड़ के अगर आप ड्राई फ्रूट्स के मिल्क पियोगे ना तो ताकत ज्यादा आएगी आपको, है ना. बिकॉज हम ह्यूमन के बच्चे हैं, गाय के बछड़े थोड़ी हैं, हम एनिमल्स थोड़ी है, हम तो ह्यूमन है ना. तो हमारा जो तासी होता है, कॉन्स्टिट्यूशन होती है ना, जो रसायन होता है, ये ह्यूमन का है. एनिमल का रसायन हमारे अंदर नहीं होता है. तो जब वो दूध हम पिएंगे ना तो हमें तकलीफ होगी. तो हम बच्चों को भी ज्यादा फोर्स ना करें. जो भी आपके पोते पोती है, आप प्लीज फोर्स मत कीजिए कि मिल्क दूध पी, ताकत आएगी ताकत आएगी. फिर उसका पेट बढ़ जाएगा, उसको वर्म्स हो जाएंगे, पिन वर्म्स वगैरह होता है, हुक वर्म्स होता है, टेप वर्म्स होता है, चिड़चिड़े ज्यादा हो जाते हैं, है ना. बच्चों को भी दम ज्यादा लगता है. हाँ, अगर वो एक्सरसाइज कर रहे हैं, जिम में जा रहे हैं तो दूध पीने में कोई प्रॉब्लम नहीं है. लेकिन स्पेशली आप लोग को नहीं पीना है. और अगर कभी पीना हुआ भी, बहुत डाइल्यूटेड पीजिए, बहुत पानी डाल के पीजिए, ताकि अंदर वो चिपके नहीं. आपके आंतड़ी में दूध चिपकना नहीं चाहिए, म्यूकस चिपकना नहीं चाहिए, है ना. बटर मिल्क भी लेते हो ना, बटर मिल्क, तो वो भी पतली पीना है, क्योंकि आप गुजराती सब लोग को छाछ पीने की ज्यादा आदत है, राइट. तो पतली वाली बटर मिल्क लेना है, थिन लेना है, ठीक. लस्सी जैसी नहीं पीनी कभी भी, ठीक है. नहीं तो अर्थराइटिस के और अस्थमा के प्रॉब्लम, ब्लड प्रेशर के प्रॉब्लम ज्यादा होते हैं उससे. આજે જ ઉદયભાઈ, આજે જ મેં અંદર કિચનમાં હમણાં તમે કહેતા હતા ત્યારે અંદર ગઈ हाँ અને એ લોકો છાશ બનાવતા હતા તો મેં એ જ એ લોકોને કહ્યું કે છાશ હંમેશા પતલી હોવી જોઈએ. हाँ કોઈ દિવસ જાડી છાશ ના પીવાય. હા. તમે જમ્યા પછી જે છાશ પીવો છો, છાશ હંમેશા પતલી હોય. राइट. પણ અજયભાઈ, તમને પણ થેન્ક યુ સો મચ. તમે ઉદયભાઈને અહીં લાવ્યા, કલ્પિતભાઈને થેન્ક યુ, પાર્થભાઈને થેન્ક યુ, બધાને બહુ જ ગમ્યું. સરસ, थैंक यू. થેન્ક યુ સો મચ. यस यस यस. खाने में हाँ ऑयल कितना होना चाहिए? ऑयल. या हाँ जितना जितना खाने में तेल का प्रमाण कम रहेगा ना उतना अच्छा है. हम लोग जब खाना बनाते हैं ना तो छोंक ऊपर से देते हैं, लेकिन नॉर्मली हम क्या करते हैं कि तेल में चीजों को फ्राई करते हैं. समझ में है कि नहीं. तो जब आप सब्जी बनाते हो ना तो सब्जी बनने के बाद तेल का छोंक ऊपर से डालो, पहले ही तेल के अंदर सब्जी को मत डालो, तो वो जल जाता है, कार्बन बन जाता है करके, है ना. और तेल किसके लिए चाहिए? जॉइंट्स के लिए चाहिए, जॉइंट्स के लिए चाहिए. इसको साइनोवियल फ्लूइड कहते हैं, है ना. छोटा जॉइंट्स है या बड़ा जॉइंट्स है, उसमें तेल चाहिए. तो अगर आप जितना कम तेल लोगे इतना अच्छा है. और आपको लगता है उसके बावजूद भी मुझे प्रॉब्लम हो रहे हैं तो आप खोपरेल तेल लगा सकते हो, क्योंकि चमड़ी में से, स्किन में से खोपरेल तेल एब्जॉर्ब हो जाता है और वो साइनोवियल फ्लूइड बन जाता है करके. तो नी रिप्लेसमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कभी भी, आपको ऑपरेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. बिकॉज कारण नहीं निकला, आपने सिर्फ वो घुटने का ऑपरेशन करवा लिया, क्या फायदा हुआ? समझ में? मैंने पहले ही आपको कहा कारण निकालना है आपको, और कुछ नहीं है. और अपने शरीर की भाषा समझिए. ऐसा मत सोचिए कि ये भाई 4 चपाती खाते हैं इसलिए तंदुरुस्त है तो मुझे भी 4 खानी है. अपने शरीर की कॉन्स्टिट्यूशन तासी को समझिए कि मुझे कितना पचता है, मुझे कितनी जरूरत है, मेरी एक्टिविटी कितनी है, मेरी कैलोरी कितनी बर्न होती है. या अपनी भाषा अपनी आप समझिए. दूसरे को मतलब इवन डॉक्टर भी नहीं बता पाएगा. हम डॉक्टर लोग जब हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं ना पेशेंट, हम कहते हैं 1 अंडा खाओ,
1 ग्लास दूध पियो, 3 बिस्किट खाओ, क्योंकि हमको समझ में ही नहीं आता कि सामने वाले को कितनी जरूरत है। हम तो जनरल डाइट सबको बोल देते हैं और वो बंदा हमें फॉलो करता है, ब्लाइंडली फॉलो करता है, और वो उसी की वजह से ज्यादा बीमार रहता है। तो आपको अपने आप को पूछो कि मुझे कितने तेल की जरूरत है, कितने शक्कर की जरूरत है। आपकी बॉडी लैंग्वेज के साथ आप सेंसिटिव हो जाओ, दूसरों के साथ आप ज्यादा बातचीत मत करो, दूसरों की बातों को समझो मत, उनके सेंसेस में मत आओ, अपने 5 सेंसेस के साथ आप ज्यादा रहो। ठीक है कि नहीं? ऐसा कहा जाता है हाँ, कि दिन में एक बार डेयरी प्रोडक्ट खाना चाहिए, दिल में एक बार डेयरी प्रोडक्ट खाना चाहिए। हाँ, एक मैं ये कहता हूं डेयरी प्रोडक्ट्स तभी खाने चाहिए जब आपकी फिजिकल एक्सरसाइज है, जब आपके फिजिकल मूवमेंट्स है। जब लॉकडाउन में हम 6 महीने घर पे बैठे थे ना, तो मैंने सारे डेयरी प्रोडक्ट्स बंद कर दिए, और उसके बाद जब सितंबर में फिर से मैंने मूवमेंट शुरू की, फिर से मैं थोड़ा थोड़ा कभी कभी बीच बीच में लेता रहा। तो हमें अपनी एक्टिविटी के हिसाब से डेयरी प्रोडक्ट्स लेने हैं, है ना? बाहर का नियम अपने शरीर के साथ लागू मत करो, अपने शरीर के नियम के साथ नियम बनाओ। अपने शरीर में क्या चाहिए उसके साथ अपने नियम को बनाओ। ऐसा नहीं बाहर ऐसा लिखा हुआ या बाहर ऐसे बोला गया है, वो तो जनरल कहा जाता है। जैसे राशियों के बारे में कहते हैं ना, आज मिथुन राशि के बारे में ऐसा है, आज वृषभ राशि के बारे में, ये जनरल बातें की जाती है, वो व्यक्तिगत नहीं होती है। आप पर्सनल हो, आप व्यक्तिगत हो, तो जनरल चीजों को फॉलो मत करो, अपने शरीर की भाषा को फॉलो करो आप। हाँ, एकदम पतला, रात को पतला दूध, लेकिन दूध पचेगा नहीं, रात को जहर हो जाएगा। हाँ, नहीं जनरल पूछ रहे। हाँ, ઉદયભાઈ, હા. બીજો એક ક્વેશ્ચન એ કે તમે